अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब और मैं हूं महक असलाम। एक और नया दिन है और एक और नई उम्मीद है और एक और नई खुशियों वाली खबरें भी हम देंगे। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी अच्छी खबरें हमारे पास होंगी और उन खबरों से मुताल्लिक हम जब बात करते हैं वाकई हमें खबर देते हुए खुशी होती है और आपको वो खबर जब मिलती है तो खुशी होती है। अच्छा, जब हम बात कर रहे हैं कि खुशी की खबर आज क्या हो सकती है, तो खुशी की खबर एक आवाम के लिए क्या हो सकती है जनाब। चूँकि आवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? बेरोज़गारी के साथ साथ महंगाई है और इसी परेशानी का इदराक है हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को, जिन्होंने एक मरतबा फिर पेट्रोल की कीमतों में रिलीफ दिया है। यानी जो समरी दी गई थी वो एक बार फिर मुस्तरद कर दी गई है। तीसरी बार इमरान खान साहब ने जो समरी पेश की गई कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करना है, उन्होंने वो समरी मुस्तरद कर दी और ये 15 दिन के लिए जनाब कहा गया है कि ये कीमतें जो इस वक्त हैं वो बरकरार रखी जाएंगी। लेट्स सी 15 दिन बाद क्या होता है। तो वज़ीर आज़म जो है वो सिर्फ आवाम की परेशानियों का ख्याल नहीं रखते, वो एक दोस्त भी बड़े अच्छे हैं। मतलब कहते हैं ना कि अगर आप दोस्त बन रहे हैं तो ऐसे दोस्त बने कि आप दोस्ती निभाएं, और अगर आप दोस्ती नहीं निभा सकते तो बराए मेहरबानी आप दोस्त ना बने। लेकिन वज़ीर आज़म ने अपनी दोस्ती निभाई है। साबिक क्रिकेटर जिनके बारे में गुज़श्ता रोज़ खबरें गर्दिश करी थी, तौसीफ़ अहमद, जिनको दिल का दौरा पड़ा तो वज़ीर आज़म इमरान खान को पुराने दोस्त की फ़िक्र सताने लगी और उन्होंने ये किया कि डॉक्टर यास्मीन राशिद को तौसीफ़ अहमद की देखभाल की जिम्मेदारी सौंप दी गई। यानी आप देखिए कि उनका इतना बिजी शेड्यूल रहता है और इतनी अहम कुर्सी पर विराजमान होने के बावजूद भी आप अपने दोस्तों का ख्याल रख रहे हैं, आप अवाम का ख्याल रख रहे हैं। इसलिए तो हैंडसम है कप्तान जी। बहुत अच्छी बात है ये कि वो उन्होंने ज़ायरन का ख्याल रखने के लिए स्पेशली हदायत जारी की हैं। बढ़ते हैं आगे। हदायत तो हुकूमत की जानिब से ये भी जारी होती हैं जनाब कि एहतियात कीजिए, एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़िए, क्योंकि अगर हमने एहतियात ना की तो हम बहुत ज़्यादा नुकसान उठाएंगे। चूँकि वो ममालिक जहाँ पर हमने देखा कि कोरोना बहुत तेज़ी से फैला, एहतियात वहाँ पर भी हुई लेकिन उस तरीके से नहीं हुई, इसलिए बहुत तेज़ी से फैला। एहतियात यहाँ पर पहले दिन से नहीं हो रही। अल्लाह का करम है कि कोरोना उस तरह से फैला नहीं, लेकिन बुरा वक्त कभी भी आ सकता है। पहली वेव गुजर गई थी, दूसरी वेव पहले की निस्बत खासी बेहतर थी, लेकिन तीसरी वेव ख़तरनाक साबित हो सकती है। जिस तरह से ग्राफ ऊपर जा रहा है इनिशियली इस वेव में, तो हम कुछ नहीं कह सकते कि कितना ऊपर ये जाएगा। चूँकि एहतियात नहीं हो रही, इसलिए अब सख्त और मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ रहे हैं। हमने कल भी शेयर किया था आपसे, स्पेशली रावलपिंडी की या फॉर दैट मैटर पंजाब के साथ इस जिसमें रावलपिंडी भी मौजूद है, कि वहाँ पर स्कूल्स बंद किए जा रहे हैं, वहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन है। हम देखते हैं कि 24 घंटों में कोरोना से मज़ीद 58 अफराद इंतकाल करें। यानी गुज़श्ता रोज़ ये कोई 20-30 की फ़िक्र थी, अब 58 पे चली गई है, तो तकरीबन डबल हो रही है ये। पाबंदियों पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं, कि अब भी हमने सीखा है या नहीं, आज हम इस पर भी आगे चलकर बात करेंगे। और जैसे आपने कहा ना कि ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो इसका ताल्लुक इससे है कि अगर आप ज़्यादा एहतियात करेंगे तो जाहिर सी बात है ग्राफ नीचे आ जाएगा, अगर आप कम एहतियात करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर चलेगा। यानी जो करना है वो आपने करना है। हुकूमत ने तो सिर्फ आपको हिदायत बता दी है कि आपने जनाब ऐसे ऐसे करना है, अब बाकी काम आप पे मुनहसर है। फिर सवाल ये उठता है जनाब के जो 70 साल से ज़ायद उम्र के अफराद है, क्या वो किसी भी वक्त जाकर कोरोना वैक्सीन लगवा सकते हैं? क्योंकि जब हम एक तरफ पाबंदियों की बात करें, लॉकडाउन की बात करें, वहीं दूसरी तरफ अब तीसरी वेव में तब्दीली आई कि हमारे पास वैक्सीन मौजूद है। 60 साल से कम उम्र के अफराद को कब से वैक्सीन लगना शुरू होगी? और फिर जब हम ये बात करते हैं कि वैक्सीन कब लगेगी, तो फिर ये भी बात होती है कि हमारा नंबर कब आएगा। आज के प्रोग्राम में हम इस पर तफसीलन बात करेंगे, पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। साथ ही साथ कोरोना के बाद जहनी अमराज में इजाफे पर भी बात होगी, क्योंकि हम ये बारहा अपने प्रोग्राम में बात करते हैं कि कोविड-19 में जब लास्ट ईयर लॉकडाउन लगा था तो बहुत सारे लोग मेंटली डिप्रेशन में आ गए थे। अच्छा, वो तो एक मामला है महक, लेकिन एक नई चीज़ जो रिपोर्ट हुई है वो ये है कि यूँ तो कोविड के कुछ सिम्टम्स होते हैं जो 14 डेज़ का हम जिक्र करते हैं, उसमें सिम्टम्स का आना, फिर सिम्टम्स का चले जाना, सिम्टम्स का ट्रीट हो जाना। लेकिन एक लॉन्ग टर्म सिम्टम रिपोर्ट हुआ है जिसे ब्रेन फॉग कहा जा रहा है ड्यू टू कोविड। ये ब्रेन फॉग क्या है और इससे आपकी सलाहियतों को किस कदर नुकसान पहुंचता है, आज हम डिटेल से इस पर बात करेंगे। चूँकि अब कुछ डाटा मुरतब हो चुका है कि ब्रेन फॉग कोविड की वजह से हो रहा है या नहीं, और स्पेशली पाकिस्तान से मुताल्लिक ये बात की जा रही है कि यहाँ पर ज़्यादा लोग हैं जो कि कोविड के बाद उनके जो ज़हनी सलाहियतें हैं वो मुतासर हैं। जिस तरह महक आपने बात की थी वैक्सीन से मुताल्लिक, तो हम एक बार फिर नाज़रीन को बता देते हैं
कि क्या ये मामला ऐसा ही है कि अगर आप 70+ हैं, सीनियर सिटीजन हैं, तो किसी भी वक्त जाकर आप वैक्सीन लगवा सकते हैं, यानी वॉक इन करके वैक्सीन लगवा सकते हैं या कि नहीं। और इसके साथ साथ 60 साल से कम उम्र के अफराद को वैक्सीन कब से लगना शुरू होगी, लगना शुरू हो रही है वो 1166 की रजिस्ट्रेशन के बाद। लेकिन इसके साथ साथ हम बढ़ते हैं आगे, और कल हमारे पास एक और ख़बर भी रिपोर्ट हुई थी, वो ये थी जनाब के वज़ीर-ए-आज़म साहब ने शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया था ओलिव प्लांट्स मतलब। लेकिन चलिए क्विकली बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अब ज़रा नेमत की सबसे बड़ी नेमत है आगाही। मुआशरे जो कि आगाही होती है वो मुआशरे को तब्दील करती है। अगर आगाही ही नहीं है तो फिर तब्दीली कैसे आएगी? जब हम कहते हैं कि आपके पास इन्फॉर्मेशन है, आपको चीज़ें पता है, तो जाहिर सी बात है जब चीज़ें पता होंगी तभी आप एक बेहतर स्टेप लेंगे। आज हम बात करेंगे सारिफ के हुकूक की, क्योंकि हमारे मुल्क में इसकी आगाही इंतहाई कम है कि सारिफ को नहीं पता होता कि उसके हुकूक क्या हैं, वो किस तरह से अपने हुकूक का इस्तेमाल कर सकता है। और जाहिर सी बात है कि जब आपको अपने हुकूक का पता ही नहीं होगा, जब आप उसको इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, तो यकीनन फिर कहीं ना कहीं जाके आपको मुश्किलात का सामना होगा। जब आपको मुश्किलात का सामना होता है तो फिर आप क्या करते हैं? आप कहते हैं जी ये जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जनाब आपको पता हो कि आपका हक क्या है और आपने अपने हक को किस तरह से इस्तेमाल करना है। बिल्कुल। और जब बात हक की हो रही है महक, तो चूँकि हम सब डिस्कस कर रहे थे कि एक खातून जो कि आ रही थी ऑनलाइन टैक्सी में, और वो टैक्सी ड्राइवर ने कहा जी यहाँ पर इंटरनेट नहीं चलता, इसलिए आपको जो बिल है वो ये देना होगा। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है, उस खातून ने कहा नो, मेरा बिल इतना बन नहीं सकता, मुझे पहले से मालूम था आप कर रहे हैं कोई ना कोई धोखा। तो ये जो बात होती है ना कि जब आपको मालूम होता है कि कोई आपको डिच कर रहा है, धोखा दे रहा है, तो फिर आपने धोखा खाना नहीं है, बल्कि आपने हक के लिए लड़ना है। अच्छा, जब लड़ने की बात हो रही है, हक की बात हो रही है, एक बात हम ये भी यहाँ पे कर देते हैं कि अगर आपको किसी से इख्तलाफ भी है, वो सियासी इख्तलाफ भी हो सकता है, वो नज़रियाती इख्तलाफ भी हो सकता है, लेकिन मैं चाह रहा था कि उस खबर पर जाने से पहले, क्योंकि मैं शहबाज गिल साहब का तस्करा करना चाह रहा था, कल हुआ था, लेकिन चलिए पहले हम एक और ठीक है, हम पहले ये कर लेते हैं, फिर या पहले हम शहबाज गिल की बात कर लेते हैं। जी वो मनासिर भी आ गए। ये शहबाज गिल साहब मौजूद थे और उन पे स्याही फेंकी गई और जिसकी वजह से उनकी आंख में भी इन्फेक्शन हुआ, और कुछ इत्तलात ये भी थी कि उनके ऊपर अंडा भी फेंका गया और इस तरह से। तो देखिए इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन प्लीज़ आप इस तरह के काम करने से पहले ये सोच लें कि ये आपकी मेंटालिटी को और आपको रिप्रेजेंट करती हैं ये चीज़ें। जैसे कि अब जैसे शहबाज गिल साहब ने बरमला कह दिया कि जी अपोजिशन नून लीग के लोग ऐसे हो सकते हैं, या नून लीग के लोगों की ऐसी तरबियत है, तो ये वाकई जो कारकुनान हैं उनकी तरबियत पे बातें उठती हैं। फिर इसको कंपेयर किया गया किस चीज़ से, वो हमें याद होगा कि जब मरियम औरंगज़ेब पे हमने देखा था कि पार्लियामेंट के बाहर जो मामलात हुए थे। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर ये ऐड करना चाहूँगा मैं है कि जो हुआ, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। शहबाज गिल साहब से किसी का अगर इख्तलाफ था भी तो मुकालमा होना चाहिए, बात होनी चाहिए, दलील होनी चाहिए। लेकिन ये जो एक्ट हुआ ये इंतहाई गलत था, वी कंडेम दैट। लेकिन इस एक्ट के बाद जो गुफ्तगू शहबाज गिल साहब ने की, मैं उसको भी कंडेम करता हूँ। जो ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की, मैं उससे भी कंडेम करता हूँ। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। ये जो आग दोनों तरफ से लगती है, इसको बुझाना दोनों तरफ से ही पड़ेगा, वरना ये आग बढ़ती चली जाएगी। इन्होंने ही बुझाना है, इन्होंने ही बुझाना है, क्योंकि हम तो लीडर्स ने बुझाना है। हम बारहा यहाँ पर बैठ के बात करते हैं कि देखिए सियासी इख्तलाफ आपका अपनी जगह, लेकिन अपनी ज़ुबान आप अपना काम उस तरीके से ना करें कि फिर आपको लोगों की बात सुननी पड़ेगी। क्योंकि कल मैं ट्विटर पर देख रही थी कि शहबाज गिल साहब कह रही थी कि मैं प्रोफेसर हूँ, तो उसके बाद लोगों ने फिर ये नीचे कहा कि प्रोफेसर की ज़ुबान देखें, प्रोफेसर का अंदाज देखें, उनका तर्ज गुफ्तगू देखें। तो लेकिन उन पर फिर उल्टी उंगलियाँ उठी हैं। इसलिए उठी क्योंकि जब आपने वो ज़बान इस्तेमाल की, साथ ही आपने कहा कि मैं प्रोफेसर हूँ, तो प्रोफेसर हैं तो फिर ऐसी बात तो नहीं करनी चाहिए थी। ये जो सियासी इख्तलाफात होते हैं, मुझे ये लगता है वह कि शायद दुश्मन का ये एजेंडा होता है कि सियासी इख्तलाफात को हवा दी जाए। शायद दुश्मन का एजेंडा यही होता है कि पाकिस्तान को इसी तरह के मसाइल में उलझा के रखा जाए। शायद दुश्मन का एजेंडा यही होता है कि हमेशा, हर लम्हे, हर दिन पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ क्रॉस रोड्स पे रहें। इसलिए दुश्मन को फ़ायदा न पहुँचाइए और अपने पाकिस्तान की तरक्की के लिए और पाकिस्तान के लिए एक हो जाइए, दलील से बात कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एनीवेज़ एक और अच्छी खबर हमारे पास ये है जनाब, रोशन डिजिटल अकाउंट से मुताल्लिक बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमेशा की तरह पाकिस्तान की मदद में किस तरह से पेश हैं कि रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी मौजूद हैं वो बैंक में अकाउंट खोल रहे हैं, और 1 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी अब इस फहरिस्त में मुख्तलिफ मुल्कों से शामिल हो चुके हैं। ये देखिए ना, मुख्तलिफ 100 ममालिक ऐसे जिससे शामिल हुए हैं,
और ये जब वज़ीर आज़म आए थे और ये पीटीआई की गवर्नमेंट आई थी, उस गवर्नमेंट के आने के 1 साल के बाद ही रोशन डिजिटल की बातें होना शुरू हो गई थी और कहा जा रहा था कि आगे आगे चल के ये जो बाहर बैठे हुए लोग हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगा और पाकिस्तानियों के लिए भी होगा। एग्जैक्टली। जनाब, अब कुछ बात करते हैं लेजेंड की। पाकिस्तानियों के दिलों में रहने वाले अमजद साबरी की यादें फिर से ताज़ा हो गई हैं। वो कैसे ताज़ा हुई हैं ये आज हम आपको प्रोग्राम में दिखाएंगे। कौन है जो कि उनके इस काम को लेके, उनकी खूबसूरत सी आवाज़ को लेके, इस चीज़ को लेके आगे बढ़ा है। यकीनन उनके घर का ही कोई फ़र्द है, लेकिन उसके बारे में आज हम प्रोग्राम बिल्कुल जी, वो लेगेसी को लेकर आगे चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। आज होगा हमारा मेहमान थोड़ी सी देर के बाद। चलिए बढ़ते हैं आगे। चंद लम्हात पहले जिस तरह हमने जिक्र किया था, नून लीगी की क़यादत के बाद पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल पर हमला जो हुआ, जिस तरह महक आपने कहा कि जो पार्लियामेंट हाउस के बाहर हुआ, हमने जिस तरह वहाँ पर देखा जूता उछालना या धक्के देना, एक खातून का भी लिहाज ना करना, नॉट जस्ट इवन लेडी बट जनरली जो वहाँ पर हालात हुए थे पार्लियामेंट हाउस के बाद जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिल रहा था इमरान खान साहब को, और उसके बाद अब जो स्याही फेंकी गई और अंडा फेंका गया, अंडा मारा गया शहबाज गिल साहब को। जूता भी था, जूता भी फेंका गया और उसमें ये कोई नई चीज़ नहीं है। हमें एहसान इकबाल वाला भी वाक़या याद है, फिर हमें नवाज शरीफ पे जो जूता फेंका वो भी याद है। तो ये मुझे लगता है हमने ना अपनी सियासत का एक हिस्सा बना लिया कि आप कुछ नहीं कर सकते तो आप फिर ये काम करें। यानी इसे आप जूता कह लीजिए, इसे आप स्याही कह लीजिए, इसे आप अंडा कह लीजिए, ये असल में नफरत है जो हम उछालते हैं, नफरत है जो हम फैलाते हैं। तो जनाब, आज आपको अनदेखा पाकिस्तान में कैसे महल की कहानी सुनाएंगे जो बाप ने अपने बेटे को शादी में तोहफा देने के लिए तामीर करवाया, लेकिन इसे मुकम्मल होने से पहले ही जो बाप था उसका इंतकाल हो गया। और बेटे की शादी हुई तो पहली ही रात उस बेटे का भी इंतकाल हो गया। 1 साल बाद माँ भी बेटे की जुदाई में गम से इस दुनिया से चली गई और ये खूबसूरत जो महल था एक मकबरे में तब्दील हो गया। इसमें कोई आबाद नहीं हो सका। डॉक्टर मुजम्मिल ने रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। लाशों का महल। ये कब्रें उनकी हैं जिनके लिए ये महल तामीर हुआ, मगर ये माँ बेटे इस महल में कभी बस ना सके। बल्कि जिसने ये महल बनवाया वो तो इसे देख भी ना सका। महल मुद्दतों खाली और सूना पड़ा रहा कि शायद ये महल एक हॉन्टेड हाउस है या इसमें चुड़ैलों का या जिन्नों का कब्जा है। आखिर ये कैसा महल है, इसकी क्या कहानी है जहां शुरू होने से पहले खत्म जिंदगानी है। ये बात है 1922 की, जब मशहूर ताजिर शेख उमर हयात ने अपनी बीवी और बेटे के लिए महल की तामीर शुरू करवाई। लकड़ी म्यांमार से इंपोर्ट की गई। अगर हम टाइलों की बात करते हैं तो इटली और जापान से लाई गई। अगर हम लोग लोहे के काम की बात करते हैं तो उस ज़माने के हिंदुस्तान के टॉप के जो कारीगर थे उनको यहाँ पर काम के लिए बुलवाया गया। महल की तामीर मुकम्मल होने को थी, मगर उससे पहले ताजिर शेख उमर हयात की जिंदगी मुकम्मल हो गई। उनके मरने के बाद उनकी मिसेज उनके बच्चों को लेकर वापस कलकत्ता चली गई। महल की तामीर मुकम्मल होने पर शेख उमर हयात की बीवी अपने बेटे की इसी महल में शादी के लिए चिनियोट वापस आ गई। अफसोस की बात यह है कि उसी सुहाग रात को गुलजार जो था वो दम घुटने की वजह से अपने बाथरूम में मुर्दा हालत में पाया गया। वालदा थी, उन्होंने गुलजार की कब्र इसी महल में बनाने का फ़ैसला किया और इस महल में अपनी कब्र अपनी आंखों के सामने रखते हुए 1 साल रोते धोते उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी और 1 साल के बाद फातिमा का भी इंतकाल हो गया। आप देख रहे हैं कि मेरे अकब में 2 कब्रें इसी बात का नोहा के ना है। एक कब्र गुलजार की है और दूसरी उसकी वालदा फातिमा की कब्र है। महल बनवाने वाला देखने से पहले गुजर गया और जिनके लिए बनवाया वो महल आए तो हमेशा के लिए यहीं सो गए।
गुलजार और फातिमा की ट्रेजिक डेथ के बाद शेख फैमिली के किसी भी मेंबर ने या उनकी फैमिली के किसी भी शख्स ने इस महल पर अपनी मलकियत का दावा दायर नहीं किया। उसकी वजह ये थी कि शेख फैमिली के मेंबरान अब ये सोचने लग पड़े कि शायद ये महल एक हॉन्टेड हाउस है या इसमें चुड़ैलों का या जिन्नों का कब्ज़ा है जिन्होंने हमारे अजीज़ों की जान ले ली। 30 बरस तक ये महल खाली रहा। सन 1990 के अंदर उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर जहांग अतर ताहिर साहब और असिस्टेंट कमिश्नर तहसील चनियोट डॉक्टर अमजद साकिब साहब ने इसको टेक ओवर किया और इसकी तामीर और मरम्मत का काम मुकम्मल करा के यहाँ पर एक लाइब्रेरी इस्टेब्लिश कर दी। आज इस महल में लोग किताबें पढ़ते हैं, मगर यहाँ के दरो दीवार खौफ की ऐसी दास्तान लिख चुके जो रहती दुनिया तक याद रहेगी। एक और अनदेखा सा मामला आज हम उठाएंगे क्योंकि हमने वो मामला सही तरह से देखा ही नहीं और वो मामला है कंज्यूमर राइट्स से जुड़ा। एक सारिफ के हुकूक क्या होते हैं, शायद पाकिस्तान में इसकी आगाही कुछ ज़्यादा नहीं। 15 मार्च यानी कल दुनिया भर में सारिफीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का दिन मनाया गया। जब हमें इस दिन का इल्म ही नहीं तो आगाही फैलाएंगे कैसे, ये भी एक अहम सवाल है। हमारे माशरे में सारिफ यानी कंज्यूमर अपने हुकूक पर आगाही नहीं रखता, वो अपनी ताकत नहीं जानता, ना इस जंग को लड़ने का अंदाज जानता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरा बिल आ चुका है ज़्यादा और मुझे लगता यह है कि मैंने उतना यूनिट इस्तेमाल नहीं किए, तो एक तरीका तो यह है कि मैं चुपचाप बिल जमा करा दूं और आगे बढ़ जाऊं। दूसरा तरीका यह है कि मैं जाकर पूछूं कि भैया ये बिल ज़्यादा आया है तो क्यों, और अगर वो कहते हैं कि हमें नहीं मालूम तो फिर भी तीसरा तरीका क्या है, कंज्यूमर कोर्ट्स, कि मैं वहाँ पर जाऊँ, मैं मुकदमा लड़ूँ, मैं उनको कोर्ट में लेकर आऊँ और मैं ये जान पाऊँ कि ये मामला ऐसा हुआ तो क्यों, और जो इजाफी पैसा मेरी जेब से गया, भले वो 10 रुपये गया हो, 100 रुपये गया हो, 1000 रुपये गया हो, वो चूँकि मेरी हक हलाल की कमाई है, वो क्यों इस तरह से लुट गई, क्यों इस तरह से चली गई, इसके लिए मुझे लड़ना है। तो ये अहम मौजू है, आज हम इस पर बात करेंगे। तो जनाब, इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कंज्यूमर राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हेड ऑफ प्रोग्राम्स मुनीर अहमद साहब। मुनीर साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। गुड मॉर्निंग। बड़ा ही पेचीदा और बड़ा ही इंटरेस्टिंग मामला है कि सारिफ के हुकूक तो हैं लेकिन उसको पता ही नहीं कि मेरे हुकूक क्या हैं। क्या इससे मुताल्लिक पूरे पाकिस्तान में कोई कवानीन मौजूद हैं? जी बहुत शुक्रिया, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपने ये प्रोग्राम किया। कवानीन तो मौजूद हैं क्योंकि यूएन गाइडलाइंस पहली दफ़ा आई थी 1985 में, और पाकिस्तान क्योंकि यूएन का मेंबर है तो पाकिस्तान ने भी उन गाइडलाइंस को अडॉप्ट किया। और एक लिहाज से पाकिस्तान उन चंद ममालिक में है जिसमें कानून साजी बहुत पहले हुई। जैसे 1995 में इस्लामाबाद में कंज्यूमर के कानून बन गए और फिर फेजेस में मुख्तलिफ सूबों में बने। अब इसमें दो अहम चीज़ें हैं। कानून में ये लिखा था कि कंज्यूमर की अदालतें भी बनेंगी और साथ साथ कंज्यूमर कौंसिल भी बनेगी। 1995 से लेके अब 25 साल गुजर गए हैं। इस्लामाबाद जो फेडरल कैपिटल है, यहाँ पर अदालत नहीं बन सकी, जबकि पंजाब में 17 अदालतें बनी हैं, KPK में 17 अदालतें बनी हैं और सिंध में 29 अदालतें बनी हैं। तो बलूचिस्तान में और इस्लामाबाद में अभी तक अदालत ही नहीं बन सकी। अब ये लम्हा फ़िक्रिया है कि कितनी गवर्नमेंट्स आई लेकिन एक छोटा सा नोटिफिकेशन की ज़रूरत है, एक जज साहब को अपॉइंट करना है, वो नहीं हो सका। उसकी वजह से ये होता है कि यहाँ पे एडिशनल चार्ज जिसको मिलता है वो ही कंज्यूमर केसेस करता है, लेकिन वो तो फीजिबल नहीं है क्योंकि और इतने काम होते हैं। ठीक। इसके अलावा एक और लम्हा फ़िक्रिया ये है कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर में अभी तक कानून साजी भी नहीं हुई। तो वहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बलीज़ का भी ये काम है कि वहाँ पे वो जल्द कानून साजी करें, ताकि कम अज़ कम जो आपने शुरू में बात की कि बिजली के बिल के बारे में आपने बात की कि उसको अदालत में लेके जाएं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में ऐसा नहीं हो सकता, AJK में ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पे कानून ही नहीं है। सर चलिए, इसी तरह से पूरे बलूचिस्तान में कोई जी बलूचिस्तान की बात भी आप मुकम्मल कर लें सर पहले। जी, और पूरे बलूचिस्तान में कंज्यूमर कोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है। तो वहाँ के लोगों के अंदर जेन्युइनली एक ग्रीवेंस होगी कि क्या हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है कि। चलिए सर, फिर हम इसको पहले यूँ समझ लेते हैं कि अब एक तरह से डिवाइड हो गया मामला। डिवाइड इस तरह से हो गया, आज़ाद कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो या बलूचिस्तान हो, वहाँ तो चलिए कोर्ट्स नहीं है, इंक्लूडिंग इस्लामाबाद, वहाँ पर तो कोर्ट ही नहीं है, इजाफी चार्ज मिलता है। मामला को देखते हैं, पंजाब में कोर्ट्स हैं सर, KP में कोर्ट्स हैं, सिंध में आपने कहा 29 कोर्ट्स हैं। सर अब चलें इन 3 सूबों की बात कर लेते हैं। ज़रा सा आसान लफ्ज़ों में समझाइए,
एक सारिफ कौन कौन से मामलात लेकर इन कोर्ट्स में जा सकता है और क्या ये मामलात इतने आसानी से सुने जाते हैं? फॉर एग्जांपल बिल ज़्यादा आ जाना, मैंने सर्विस के लिए कुछ पे किया, मुझे मतलूबा सर्विस नहीं मिली तो मैं जा सकता हूँ। दूध अगर मुझे सही नहीं मिल रहा तो क्या मैं जा सकता हूँ कोर्ट में? और इसके साथ साथ वो अशिया खुरनोश जिनकी कीमतें सरकार तो मुकर्रर करती है लेकिन मुझे उस नर्ख पर नहीं मिलती वो चीज़ें, वो चाहे दाल 80 रुपए की मिल 300 रुपए की हो, क्या मैं इन तमाम मामलात को लेकर कंज्यूमर कोर्ट जा सकता हूँ? जी बिल्कुल, इसका शॉर्ट आंसर तो ये है कि आप जा सकते हैं, लेकिन मैं इसमें एक चीज़ की वजाहत करना चाहूँगा कि हर सेक्टर के रेगुलेटर्स भी मौजूद हैं, यानी 3 डिफरेंट फोरम हैं। अगर बैंक ने आपसे पैसे ज़्यादा ले लिए, अकाउंट नहीं खोल रहा, तो आप स्टेट बैंक को भी कह सकते हैं, और स्टेट बैंक अगर नहीं, वहाँ पे भी मसला सॉल्व नहीं हो रहा तो फिर कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं। बाकी आपने जितनी बातें की दूध के बारे में, प्राइस महंगी मिलना, वो क्वालिटी, क्योंकि बेसिकली 3 चीज़ें हैं ना जी, प्राइस मुनासिब हो, वो एक्सेसिबल हो और उसकी क्वालिटी भी मुनासिब हो एज़ प्रॉमिस्ड। तो अगर कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस, यानी अगर आपने जहाज़ से सफ़र किया या आपने बच्चे को तालीम दिलवाई या कोई चीज़ ख़रीदी, अगर ये डिफेक्टिव है या उस मेयार की नहीं है या इसकी कीमत ज़्यादा है तो इसमें कंज्यूमर कोर्ट में बिल्कुल जाया जा सकता है। और बहुत सारे फ़ैसले इन 3 सूबों में हुए हैं कंज्यूमर के ऊपर, कंज्यूमर की फेवर में हुए हैं। अब इसका तरीक़ाकार ये होगा कि आपको जो भी चीज़ आपने ख़रीदनी है उसकी रसीद लेनी है। रसीद डिमांड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अदालत में जब जाते हैं तो अदालत पहला सवाल करती है कि ये कैसे साबित होगा कि आप जेन्युइन कंज्यूमर हैं। उसके बाद कानून में ये चीज़ लिखी है कि जहाँ से भी आपने चीज़ ख़रीदी उसको एक आप 15 दिन का टाइम देंगे, रिटर्न में उसको कह दें कि जी मैंने ये चीज़ ख़रीदी है, मुनासिब नहीं है, या आप इसको बदलाएं या इसके पैसे आपने ज़्यादा लिए। और अक्सर केसेस में देखा गया है कि लीगल नोटिस के जाने के बाद ही मसला रिजॉल्व हो जाता है। ठीक है मुनीर साहब, वही बात है ना कि इस पे आवाम को जितनी आगाही होगी आवाम उतने ही बेहतर तरीके से इसको समझ सकेंगे, क्योंकि जैसे शुएब ने पहले जिक्र किया कि होता ये कि बिल ज़्यादा आ गया या कोई चीज़ खराब हो गई जो कि वारंटी में भी थी और उसके बाद आवाम क्या करती है, चुप हो जाती है। बेहद शुक्रिया, आप हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। तो जानना और जान के फिर अपने हुकूक का इस्तेमाल करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कोविड-19 की। एक दफ़ा फिर से हम उसका जिक्र कर लेते हैं क्योंकि बार बार तलकीन की जाती है कि जनाब मास्क पहने, समाजी फासले का ख्याल रखें, लेकिन शहरी जो हैं गैर संजीदा रवैया अपनाए हुए हैं। लोगों की अक्सरियत मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रही, समाजी फासले का भी ज़रा ख्याल नहीं रखा जा रहा। और जब कहा जाता है कि समाजी फासले को बरकरार रखें, मास्क पहने, तो सिर्फ वक्ती हाँ में जवाब मिलता है। हुकूमत के खिलाफ ब्लेम गेम आखिर कब तक होगा? आवाम अपनी जिम्मेदारी कब निभाएगी? क्योंकि हुकूमत ने अगर SOPs बता दी हैं तो उसको फॉलो तो आवाम नहीं करना है। अगर आवाम नहीं करेगी तो जैसे कि शुभ हम पहले भी कहते हैं कि ग्राफ जो है वो तो ऊपर जाता जाएगा। बिल्कुल। इस्लामाबाद में अरहम खान ने मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से इसी अहम मामले पर गुफ्तगू की। क्या राय है उनकी, क्या हालात और मामलात हैं इस्लामाबाद के आपके सामने रखते हैं। मुल्क में रोजाना की बुनियाद पर कोरोना केसेस 2000 से तजावुज कर गए हैं। इस्लामाबाद भी दूसरे नंबर पर है सुबह पंजाब के बाद। पॉजिटिविटी रेशो 5% से ज्यादा हो चुकी है। इस्लामाबाद के 5 सब सेक्टर्स में स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज भी कर दिया गया है। दफा 144 नाफिज है शहर में। आज हम शहरियों से ये पूछेंगे कि उन्हें दफा 144 के बारे में क्या इल्म है और जो कोरोना SOPs का बार बार जिक्र होता है वो क्या है। आइए चलते हैं। कोरोना SOPs क्या होती हैं जो हम बार बार कहते हैं कि कोविड कोरोना SOPs का क्या? कोरोना SOPs में हमारे पास आ जाता है ना कि मास्क पहन लो। कोरोना SOPs हैं कि पहले आप मास्क पहने, जो कि मैंने पहन लिया अभी, सही है। तो फिर जो हमारा डिस्टेंस है ना एक दूसरे से, वो कम से कम 6 फीट होना चाहिए, ठीक है। मेरा मास्क भाई के पास है। भाई के पास क्या कर रहे हैं मास्क? हाँ, वो फिक्स बनवा रहे थे इसलिए मास्क। दरअसल हम वही कौम है जिनको ऊपर पाबंदियाँ लगाई जाएँ, जहाँ इनको लातों के भूत बातों से नहीं मानते। चलान तो काट रहे हैं, तो मास्क आपका किधर है? मेरा मास्क तो अंदर रखा हुआ है आपने? ड्यूटी शुरू की है ना। इस्लामाबाद में दफा 144 लगी हुई है, वो क्या होती है? वो भी इसलिए है कि इसकी पाबंदी की जाए, बस गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं उनकी पाबंदी करनी पड़ती है। आप इसकी पाबंदी करें कोविड की, और मास्क पहन के रखें, ग्लव्स पहने हैं, हैंड सैनिटाइजर करें। हर टाइम मास्क पहन के रखा होता है। अभी वो उतार के रखा है, इस वजह से वो बाहर बुलाया उन्होंने, इस वजह से उतार के रखा हुआ है मास्क। वो पड़ा हुआ है गाड़ी में। ना होता ना याद चाहिए भी अभी यहाँ पे इंतजामिया वगैरह वाले नहीं आते कि देखने के लिए? आते हैं,
कोरोना को अल्लाह माफी दे, कोरोना क्या चीज़ है? ऐसे बस फ्रॉड आई हुई है कोरोना। जब इनका मतलब हो हुकूमत का, फिर कोरोना याद आ जाता है इनको। अच्छा, शहर में दफा 144 नाफिज हुई है, पता है दफा 144 होती क्या है? कोरोना क्या है? आप ही फेक है। मार्क्स आप ही, मेरा ना सांस गुम होता है, इसलिए मेरे पास है, लेकिन मेरे ग्लव्स मेरे पास ही हैं, तो मेरा सांस थोड़ा सा गुम हो रहा है। मुझे ना गले की प्रॉब्लम बनी। कोरोना का इलाज बहुत महंगा है, तो फिर क्या हो? कोई बात नहीं आपकी। ये मेरा मास्क है, ये मेरे ग्लव्स हैं और ये मेरा शहर इस्लामाबाद है, जहां शहरी कोरोना SOPs की खुल्लम खुल्ला धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दे रही हैं। शहरियों को भी चाहिए कि इंतजामिया के साथ मिलकर कोरोना के खिलाफ मुत्तहिद हों और कोरोना के खिलाफ जंग जीतने में अपना किरदार अदा करें। कैमरामैन हबीबुल हसन के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। मास्क का इस्तेमाल कीजिए, ग्लव्स का इस्तेमाल कीजिए और जहाँ जहाँ पर मुमकिन हो वहाँ फासला बरकरार रखिए। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए। ये तो सूरत हाल थी इस्लामाबाद की। यकीन जानिए इस्लामाबाद से मुख्तलिफ सूरत हाल कहीं पर भी नहीं है। पूरे मुल्क की सूरत हाल शायद ऐसी है, कोरोना को लेकर सबका ख्याल भी ऐसा ही है। लेकर चलते हैं फैसलाबाद कि वहाँ पर लोग SOPs को फॉलो कर रहे हैं या कि वहाँ पर भी SOPs को हवा में उड़ा रहे हैं। देखिए फैसलाबाद की सूरत हाल। मूजी मर्ज के पलट कर वार। फैसलाबाद में कोरोना की इन्फेक्टिविटी रेट 9% तक जा पहुंची, मगर यहाँ के दुकानदार और आवाम किस हद तक कर रहे हैं SOPs का ध्यान, आइए आपको दिखाते हैं। बस पहली लहर से कुछ नहीं हुआ तो दूसरी से क्या होएगा? ये बीमारी है नहीं है, वैसे ये अफवाह फैलाई जा रही है। बस जल्दी में निकले थे घर से, इसी वजह से याद ही नहीं रहा। भाई कोरोना कौन सा नज़र आ रहा है हमें? यहाँ कोरोना है ही नहीं, हम सुबह के ढूंढ रहे हैं, नहीं मिला कहीं। जी कस्टमर तो माशाल्लाह बहुत आ रहा है। मार्क्स बड़ो आया, मेरे पीछे लेने जाने लगा था, मगर अब आप आ गए हो, आपके सामने बैठ गया हूँ। हाँ सर, वो इंशाल्लाह आज से लागू है ना, इंशाल्लाह कल से यही काम अगर मास्क हमारे पास है, क्योंकि हमारे जरा ना सांस का मसला होता है, जब जरूरत पड़ती है तो उससे वक्त लगा लेते हैं हम। ये देखो ना, हमने ये रखा हुआ है। हमने तो मास्क पहना हुआ सर, लेकिन कस्टमर का मर्जी है। जो कस्टमर आते हैं उसको हम कह रहे हैं भाई मास्क लगा के आ जाओ, फिर जो मास्क उनको पास नहीं होते मजबूरन से दुकान पे आते नहीं है, चले जाते। जितने लापरवाह दुकानदार उतनी ही गैर जिम्मेदार आवाम। कोरोना है सब मानते हैं, मगर SOPs को कोई नहीं अपनाता। यही वजह है कि फैसलाबाद में रोजाना 100 से ज़ायद कोरोना मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं, और अगर गैर संजीदा रवैया इसी तरह आवाम और इंतजामिया का बरकरार रहा तो ये शरह बढ़ भी सकती है। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ उस्मान सदीक, समा, फैसलाबाद। तो जनाब फैसलाबाद की हमने सूरत हाल आपको दिखाई, हमने आपको इस्लामाबाद की सूरत हाल दिखाई। अब ज़रा मुल्तान का जिक्र कर लेते हैं, वो भी पाकिस्तान में मौजूद है। अगर वो पाकिस्तान में तो जनाब वो किस तरह से बाकी दो शहरों से मुख्तलिफ हो सकते हैं वहाँ के हालात। कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है और इसके बावजूद शहरी जो है वो एहतियात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। मगर शहरियों ने कोरोना SOPs को भी यकसर तौर पर नज़रअंदाज इसलिए कर दिया क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि पहली और दूसरी लहर में कुछ नहीं हुआ तो तीसरी लहर में क्या हो सकता है। मोहसिन अली ने रिपोर्ट तैयार किया, ये आपको दिखाते हैं। वायरस की तीसरी लहर इंसानी जिंदगियां लेने लगी, लेकिन शहरी हैं देखिए वो अभी तक कोरोना वायरस से संजीदा नहीं हो रहे। आखिर क्या वजह है जो शहरी कोरोना वायरस से खौफजदा क्यों नहीं है, आइए इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अभी हमें तो ये भी नहीं भाई इल्म हुआ कि कोरोना वायरस चीज़ क्या है, ना कुछ समझ आ रही है कि कोरोना वायरस सुनते चले आ रहे हैं और गवर्नमेंट की पाबंदियों में हम कैद हुए खड़े हैं। हमारे इधर तो है ही नहीं, वैसे ही नहीं है। हुकूमत ऐसी ड्रामेबाजियाँ करती है कि कोरोना है, अपने जलसे कर रही है, तो जब कोरोना नहीं है हमारे पास कस्टमर खड़ा है तो कोरोना है। गरीब बंदा पहले पिछले लॉकडाउन में इतना वो तंग हो चुका है कि बिल्कुल फाकों पे आ गया है। अब थोड़ा सा जाके कोई संभला था, अब दोबारा इन्होंने वो इमदाद लेने के लिए फिर ये ड्रामा कर दिया जी कोरोना आ गया, कोरोना आ गया। कोरोना कुछ भी नहीं है। आवाम में तो डर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, कोई अवेयरनेस नहीं है लोगों में और इंतहाई ये तशवीशनाक बात है। तो मुल्तान के शहरी भी कुछ ऐसी ही राय रखते हैं और वहाँ पर भी कोरोना SOPs पर फॉलो नहीं किया जा रहा। एनीवे जब हम कोरोना की बात करें, तीसरी लहर की बात करें और तीसरी लहर में जनाब
वैक्सीन लग रही है और जितनी जल्दी वैक्सीन लगेगी और उस पॉपुलेशन को लगेगी जिनका ज़्यादा कांटेक्ट रहता है लोगों के साथ, तो फिर जल्दी से जल्दी हम इसको काबू तो नहीं, एटलीस्ट स्लो डाउन कर लेंगे इसका फैलाव को। एग्जैक्टली सीनियर सिटीजन्स को लगना ज़रा, पहले पैरामेडिकल स्टाफ, फिर सीनियर सिटीजन्स। उसके बाद हमने उस दिन गुफ्तगू की थी कि ये प्लान चूँकि NCOC में डिस्कस हुआ है कि पोस्टल सर्विस के लोग हों, फूड डिलीवरी के लोग हों, या ऐसे लोग जिनका कांटेक्ट लोगों से बहुत ज़्यादा रहता है, जैसे कि ग्रॉसरी स्टोर में जो मौजूद सेल्समैन होते हैं, इनको वैक्सीन जल्दी लगना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम इस चेन को ब्रेक करते चले जाएंगे उतना इसका जो वो है फैलाव वो स्लो डाउन होता चला जाएगा। जब बात हम वैक्सीन की कर रहे हैं तो लाहौर में एक्सपो सेंटर में भी वैक्सीन लगाई जा रही है और वहाँ पर जो सीनियर सिटीज़न हैं उनकी बड़ी तादाद वैक्सीन लगवा रही है। दानियाल उमर वहाँ पर गए और उन्होंने देखा कि तरीक़ेकार क्या है, कितने शहरी अब तक वैक्सीन लगवाने वहाँ पर आए हैं और क्या उनकी राय है इससे मुताल्लिक, कितना अच्छा ये प्रोसेस और क्या वॉक इन प्रोसेस है, जाके 1166 की रजिस्ट्रेशन के बाद ही यहाँ पर आना होता है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। पहुंच चुके हैं हम एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर और पहला जो मरहला है वो है कि पार्किंग से ये शटल सर्विसेज का यहाँ पर रखी गई हैं, जिसमें बैठकर ये आपको पहुँचाती हैं उस वैक्सीनेशन सेंटर तक जहाँ पर वैक्सीन लगाई जाएगी। और ख़ास तौर पर जो बुज़ुर्ग अफराद हैं, बुज़ुर्ग शहरी हैं, उनके लिए ये रखी गई है ताकि उनको किसी भी किस्म का प्रॉब्लम ना हो, उनको ज़्यादा पैदल चलना ना पड़े। तो हम भी बैठ गए हैं इस शटल सर्विस के अंदर और अब हम चलते हैं वैक्सीनेशन सेंटर की तरफ। ये एक नहीं है, ये कई सारी जो है वो इस तरह की ये कार्ड्स रखी गई हैं यहाँ पर, जिनमें बैठकर ये पहुँचाती हैं एक्सपो का जो वैक्सीनेशन जहाँ पर काउंटर्स बने हुए हैं वहाँ पर। वैक्सीन लगवाने के लिए सबसे पहला मरहला है रजिस्ट्रेशन और ये है वो रजिस्ट्रेशन डेस्क जहाँ पर लगे हुए हैं एक्सपो सेंटर के अंदर, जहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से मुख्तलिफ जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं और रजिस्ट्रेशन काउंटर्स बनाए गए हैं जिनके पास आप जाएंगे, जाकर अपना ID कार्ड देंगे, आपको मोबाइल पर आया हुआ मैसेज देंगे और मैसेज देने के बाद आप दिखाएंगे अपनी जो भी सारी क्रेडेंशियल्स है जिससे प्रूफ हो जाएगा कि 60 अबव हैं। आपको एक फॉर्म प्रिंट करके दे दिया जाएगा, जिसके बाद अंदर जाने की इजाज़त होगी। साथ ही साथ व्हील चेयर्स का भी इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है। व्हील चेयर्स पर जो बहुत ज़्यादा मौमर अफराद हैं उनको यहाँ पर ही रजिस्ट्रेशन डेस्क से ही व्हील चेयर जो है वो प्रोवाइड की जाएगी और उसके बाद वो अपनी तमाम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद जाएंगे अंदर की तरफ, यानी कि जहाँ पर वैक्सीन लग रही है उसकी तरफ। अगर वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा रश हुआ तो उनको यहाँ पर बैठकर वेट करना पड़ेगा और अगर रश ना हुआ तो उनको उस दरवाजे से अंदर जाने की इजाज़त मिलेगी। चलते हैं अंदर और अंदर जाके देखते हैं कि वैक्सीन किस तरह से लगती है। अब वैक्सीन लगवाने से पहले आपको आना पड़ेगा इस स्क्रीनिंग डेस्क के ऊपर। इस स्क्रीनिंग डेस्क के ऊपर चेक किए जाएंगे आपके वाइटल्स, यानी कि आपका ब्लड प्रेशर, आपकी शुगर, आपका ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन रेट चेक किया जाएगा। अगर वो सब कुछ नॉर्मल हुआ तो फिर आपको भेजा जाएगा इस डेस्क के ऊपर, जो कि वैक्सीनेशन का एक डेस्क होगा जहाँ पर वैक्सीन लगवाने के लिए लोग जो है वो आते हैं। यहाँ पर आकर जो है वो उन्हें वैक्सीन लगाई जाती है और उसके बाद भेज दिया जाता है रेस्ट एरिया के अंदर, जहाँ पर करना होता है इंतज़ार। वैक्सीन लगने के बाद निगहदाश्त में रखा जाता है और देखा जाता है कि कहीं आपको कोई भी किसी भी किस्म के कोई और सिम्टम्स तो नहीं आ रहे, वैक्सीन की वजह से कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं आ रहा। तो उसके लिए सारा रेस्ट एरिया बनाया गया है जहाँ पर जिन लोगों को वैक्सीन लग रही है वो यहाँ पर आकर रेस्ट कर रहे हैं, उनको यहाँ पर आकर बिठाया जाता है। डॉक्टर जो है वो यहाँ पर मौजूद होते हैं, हर टाइम जो देख रहे होते हैं, मरीज़ों से पूछ रहे होते हैं कहीं उन्हें किसी किस्म के भी कोई भी सिम्टम्स तो नहीं आ रहे, जिसके बाद वो फिर अपने घर जा सकते हैं। हमारे पास साथ यहाँ पे वैक्सीन जिन्होंने अभी लगवाई है इनसे जानते हैं आपने कैसा देखा यहाँ पर सारा जो निज़ाम है, वैक्सीन आपने लगवाई है, किस तरह से आप आए अंदर, वैक्सीन लगी और अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बिल्कुल रूटीन में आया, ना मैंने किसी की सिफारिश करवाई, ना मैंने किसी को अप्रोच किया। यहाँ मैंने अपनी गाड़ी खड़ी की, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़े आराम से मैं अंदर आया। मुझे इन्होंने ये कार्ड, ये
अपना दिया, फॉर्म दिया, उसके बाद मैंने फॉर्म फिल करके, कोई परेशानी नहीं हुई, किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही, बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ है। अभी तक तो अभी मेरा 5 मिनट हुआ है, मुझे इंजेक्शन लगा, एवरीथिंग वाज फाइन, कोई हसल बसल नहीं है, कोऑपरेटिव हैं। इंतज़ामात तो मैं देख के काफ़ी खुश हुआ हूँ कि माशाल्लाह वेरी नाइस। बहुत ज़बरदस्त इंतज़ामात हैं और लग ही नहीं रहा कि हम पाकिस्तान में हैं, लग रहा है कि हम किसी को फॉरेन कंट्री में ये वैक्सीनेशन हो रही है। कोविड वैक्सीनेशन के लिए इंतज़ामिया हमें भरपूर तरीके से मुतहरिक जो है वो नज़र आ रही है। डीसी लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और ये भी यहाँ पर जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है उनसे आकर जान रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, क्या उन्हें सही तरह से सहूलत मिली है। डीसी साहब से जान लेते हैं, सर कितने लोगों को वैक्सीन अब तक जो है वो लग चुकी है लाहौर के अंदर, और किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या बहुत सारे लोग आ रहे हैं, चाह रहे हैं कि उन्हें वैक्सीन लग जाए? देखिए 5-6 रोज़ में तकरीबन 10,000 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगा चुके हैं। कल हमारा मैक्सिमम था को 5,700 लोग आए, आज तकरीबन 10,000 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोगों को, और बहुत रश था अभी। अब हम दूसरा हॉल भी ओपन करवा रहे हैं, मैं अरेंजमेंट सारे वहाँ पर करवा रहा हूँ अभी, इंशाल्लाह अभी वो चंद घंटों में वो भी ओपन हो जाएगा। और इतनी कैपेसिटी का वो हॉल है, हमने बंदोबस्त किया है और ह्यूमन रिसोर्स का भी और रिसोर्सेज का भी। सो हमारी कोशिश ये है कि कम से कम दिक्कत हो। आज रश में ज़्यादा था, लेकिन एक खुशाइन चीज़ ये है कि लोगों में कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट बहुत बड़ा है गवर्नमेंट के ऊपर भी और वैक्सीन के ऊपर भी। वो आ रहे हैं खुद और जोक दर जोक यहाँ वैक्सीन लगवाने के लिए। सर यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, क्या आप वॉक इन करके भी आ सकते हैं? क्योंकि लोगों को अब आपने ये हमने बताना है, या तो आप उनको अगर रजिस्टर करवाना चाहते हैं वो किस तरह से करेंगे, और जो वॉक इन लोग आ रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं आके? गलत कर रहे हैं। देखें, आपको कितना बुरा लगेगा कि आप 50 मिनट का सफ़र करके आएंगे और दरवाजे से यहाँ से आपको कोई वापस भेज दे ये कह के कि आपको कोड नहीं आया हुआ। जस्ट बिकॉज हमने किसी को वापस नहीं भेजा, लोगों ने इसका गलत मतलब कंस्ट्रू किया और लोगों ने कहा कि शायद हमने यहाँ पहुँच जाना है। प्लीज़ ट्रस्ट कीजिए सिस्टम पे। वी हैव इनफ वैक्सीन्स फॉर एवरीवन विल बी सेंट आउट अ मैसेज। सब लोगों का नंबर आएगा। आप देखें, ये जब यहाँ पर सब लोग एकदम से पहुँच जाएंगे तो जिन लोगों के लिए हमने ये इंतज़ाम बनाया है वो भी लेट होंगे, आप भी लेट होंगे, अननेसेसरीली बहुत सारे लोगों को तकलीफ होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं जो करना चाहता हूँ, हुकूमत पंजाब का ये फैसला कि हमने सेंटर्स बना के वैक्सीनेशन करनी है, उसकी मेन वजह ये थी कि हम अपने एल्डरली को हॉस्पिटल इन्वायरमेंट में एक्सपोज नहीं करना चाहते थे। वहाँ अच्छा खासा फुटफॉल होता है, वहाँ बेतहाशा बीमारियाँ मौजूद होती हैं। हमारा ये ख्याल था कि हम अपने एल्डरली को अलग से वैक्सीनेशन सेंटर्स में लाएंगे। अगर हमने यहाँ रश करके उनके लिए वही इन्वायरमेंट ख़राब करनी है या कोविड लाइक इन्वायरमेंट क्रिएट कर देनी है तो मेरा ख्याल है ये दुरुस्त नहीं है। वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल होने के बाद दोबारा से इन शटल सर्विसेज के अंदर बैठकर वापसी पर जो पार्किंग एरिया है वहाँ पर ले जाया जाता है, जिसके बाद आप अपनी गाड़ी पर या जिस भी चीज़ पर आए हुए हैं उस पर आप वापस जा सकते हैं। जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए ख़ास तौर पर ये शटल सर्विस जो है वो रखी गई है और हम भी इसी में बैठकर अपनी गाड़ी तक वापस जा रहे हैं। कैमरामैन खुरम फ़याज़ के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। तो जिस तरह से वैक्सीन लगाई जा रही है वो माहौल आपको दिखाया गया, और जो एक इब्हाम था कि क्या वैक्सीन के लिए 1166 पर रजिस्ट्रेशन करने या कि वॉक इन करना है, तो इससे मुताल्लिक कैप्टन उस्मान साहब ने ये कहा था कि जो वॉक इन भी करेगा 70+ उसको वापस नहीं भेजा जाएगा, जो आ रहा है उसको हम लगा। लेकिन तरीक़ेकार यही है कि 1166 पर रजिस्ट्रेशन कराएं और जो वक्त आपको दिया जाए पर उस वक्त पर आप आके वैक्सीन ये तो कह रहे हैं कि आप सिस्टम पे यकीन करें, क्योंकि वो कह रहे हैं जी इनफ वैक्सीन है हमारे पास। तो ये हमने आपको पंजाब की सूरत हाल ज़रा दिखाई, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की। अब ज़रा पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या सूरत हाल है, शहरियों का रद्द अमल क्या है, वो किस तरह इस चीज़ को सीरियस ले रहे हैं, दिखाते हैं आपको। सिंध भर में कोरोना केसेस में कमी तो आ रही है, मगर शहरियों की बेहतियाती पे ये बात सादिक आती है कि आ बैल मुझे मार। कराची के शहरी इस बीमारी से कितना मोहतात हैं, आइए आपको दिखाते हैं। सियासतदान ये जो हुक्मरान है ये तो खुद ख्याल नहीं रखते हैं। ये लोग ये इतने बड़े बड़े जलसे करते हैं, उसमें लाखों लोगों की आवाम होती है, पब्लिक होती है। यार अगर आवाम 100 पीस का ख्याल रखेगी तो खाएगी किधर से? इधर हम लोग रेडी लगाते हैं,
आधे घंटे बाद पुलिस आती टी। क्या ख्याल रखें, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है। कोरोना का नाम बदनाम किया हुआ है। सिर्फ इमदादें आ रही है। किसको मिल रही है इमदाद? आपको कोई इमदाद मिली? हमें कोई इमदाद मिली? जो लोग देने वाले थे ना, आज वो मांगने वालों की लिस्ट में खड़े हुए हैं। बिला वजह इमरान खान और ये सारी हुकूमत और ये सारे हुक्मरान बेवकूफ़ बना रहे। दोबारा से रमज़ान आ रहा है, उन्होंने कहा फिर इमदाद का ढोंग रचा के फिर इमदाद लूटे लोगों से, फिर अमेरिका को वो जो है ब्लैकमेल करें जी हमारे मुल्क में तो गुर्बत है, ये है वो है। कोरोना अब तक हज़ारों जिंदगियां निगल चुका है, मगर बेखौफ शहरी एहतियात बरतने को तैयार नहीं। यही वजह है कि हुकूमत सिंध को स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला लेना पड़ रहा है। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। ये तो हमने मामलात आपको दिखाए कि शहरों में क्या हो रहा है, लेकिन जब हम बात अब सिंध की कर रहे हैं तो सिंध में क्या सूरत हाल है। चूँकि ज़ाहिर है उससे पहले डिटेल से पंजाब के शहरों से मुतालिक बात की है, तो क्या वाकई पंजाब में कोरोना ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है और सिंध में वैसा नहीं है? क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन के कासिम सुमरो साहब ने, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत हैं। आप अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर पहले एक्सप्लेन कर दें मुझे कि क्या वाकई ऐसा है सिंध में कोरोना फैलने का जो पैटर्न है वो मुख्तलिफ है, पंजाब का मुख्तलिफ है, और अगर है तो क्यों? देखें, आपने पूरी दुनिया के जिस तरह से जो कोरोना के जो फैलाव हुआ, पूरी दुनिया में आपने देखा होगा कि एक मुल्क है उसका बिल्कुल मुख्तलिफ है, दूसरा रीजंस होते हैं। सर यहाँ की रीज़न क्या है? देखिए, हमारे पास जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई है, ये हमारे NCOC के प्लेटफॉर्म पे भी डिस्कशन में आई है कि हमारे पास जो पंजाब में जो UK वेरिएंट है वो बहुत ज़्यादा, जो आपको भी पता है, हमने आपके प्रोग्राम में बहुत पहले डिस्कस किया था कि वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शस है, उसका स्प्रेड बहुत ज़्यादा है बिल्कुल, और बहुत तेज़ी से फैलता है। और वो वेरिएंट देखें, हमने उस वक्त भी NCOC में ये हमारी जो है वो हेल्थ मिनिस्टर साहबा ने कहा था कि आप जो लोग UK से आएँ, किसी भी फ़्लाइट के थ्रू आएँ, हमने अपनी फ़्लाइटें बंद की हैं। दुनिया के बहुत सारे ममालिक ने UK से अपनी जो मुसाफिर है उनको आना जाना बंद किया है, लेकिन जब खोला भी है तो उनको, जो लोग वहाँ से आए, उनको आपने 15 दिन तक आइसोलेट किया है, या आपने कोई सरकारी तौर पर क्वारंटीन फैसिलिटी बनाई तो उनको वहाँ बंद कर दें, सो दैट इसका जो क्या कहते हैं स्प्रेड है जो है उसको स्लो डाउन कर सकें और उसको रोक सकें। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट हुआ है कि एयरपोर्ट से लोग निकले हैं तो सीधे अपने घरों में चले गए, और फिर वो जो लोग किसी वजह इन्फेक्शस थे तो उन्होंने जो है वो स्प्रेड किया। फिर ज़ाहिर है ये तो एक साइकिल ऐसा बन जाता है कि अल्लाह माफ़ करे। तो ये एक वजह है कि पंजाब में स्प्रेड उसका, फिर चूँकि उस वहाँ की पॉपुलेशन, हमारे इस प्रोविंस में ज़्यादातर लोग UK में रहते हैं, वो मेजरली उनका पोर्शन कराची से है या फिर बहुत सारे कम दूसरे शहरों से हैं, लेकिन पंजाब में ये रेट ज़्यादा है। और फिर आप कश्मीर पूरा देख लें तो बहुत सारा कश्मीर जो है ना वो UK में रहता भी है। तो वो लोग जिस तरह से अब आप देखेंगे, आज़ाद कश्मीर का पैटर्न देखें, आप इस्लामाबाद का पैटर्न देखें, आप लाहौर, पिंडी, गुजरांवाला, ये जो शहर हैं, इनका पॉजिटिविटी रेशो आप देखेंगे डेटा में, तो ये कंपेयर टू बाकी इलाकों के ज़्यादा है। आज़ाद कश्मीर में तो शायद इसलिए मुख्तलिफ सच में कि हमारे रेस्ट्रिक्शंस थी, अब वो ईज़ आउट कर दिए उन्होंने सिचुएशन। नहीं सर, ईज़ आउट नहीं हुए। आप कोटली की तरफ आप अगर देखेंगे तो उन्होंने उसका पूरे शहर जो है ना वो लॉकडाउन कर दिए हैं। उसकी वजह ये है कि वहाँ पर इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ है। हम इससे सर डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे और में अब क्या फ़ैसले लिए जा सकते हैं हालात को देखते हुए इस पर बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। स्पेशली स्कूल, क्या सिंध के स्कूल बंद होंगे या होने चाहिए, इस पर करेंगे बात, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। जैसा कि हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि जनाब कोविड-19 ने जिस तरह से मुतासर किया है चीज़ों को, और SOPs की बात की जाती है लेकिन शहरी नहीं मानते, लेकिन शहरी साथ साथ ये भी कहते हैं कि जी कोरोना कुछ नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि जनाब कोरोना का रेशो बढ़ रहा है, तो वो क्यों बढ़ रहा है, पंजाब, सिंध या फिर दीगर सूबों में इसके हालात मुख्तलिफ क्यों हैं? कासिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर हम बात ब्रेक पर जाने से पहले करते हैं कि पंजाब में आपने कहा कि जो बरतानिया से लोग आए हैं, शायद इस वजह से उसका एक रीज़न ये भी है, लेकिन सईद गनी साहब एक अपनी बात में कहते हैं कि सिंध में कोरोना वायरस इतना संगीन नहीं है, लेकिन उसके अगले दिन हम देखते हैं कि लॉकडाउन लग जाता है। तो फिर इस पर हम क्या समझें कि कोरोना वायरस अगले दिन संगीन हो गया, पिछले दिन संगीन नहीं था, और जो स्पेशली स्कूलों की सूरत हाल है, प्लीज़ उस पर भी कमेंट कीजिए। देखिए, नहीं ऐसी बात नहीं है। कोरोना मैंने आप जैसे कहा कि ये किसी कोई ख़ास टेरिटरी के लिए आया नहीं है, किसी ख़ास एरिया के लिए उसके पास कोई वो पाबंदी नहीं है
किसी ख़ास मज़हब, किसी ख़ास नस्ल या किसी जीन के लिए ऐसा तो है नहीं। इसकी टेंडेंसी ये है कि ये जितना हम एहतियात करेंगे उतना हम बचेंगे, जितना एहतियात नहीं करेंगे वो स्प्रेड उसका उस तरह से होता जाएगा। और आप ये बात आपके थ्रू में आप तमाम आपकी जो नाजरीन हैं उन सब के लिए ये बात है कि आप जब तक एहतियात करते रहेंगे आप सेफ़ हैं, आप एहतियात नहीं करेंगे तो आप सेफ नहीं हैं। तो ये इसकी पर आप जिसका जो भी वेरिएंट यूके का हो, ब्राज़ील का हो, साउथ अफ्रीका हो, वायरस तो वायरस है और वो उसने फैलना है विदाउट एनी जो है ना वो डिस्क्रिमिनेशन। उसने नहीं देखना दिन है या रात, उसने नहीं देखना लॉकडाउन कितने बजे लग रहा है, उसने फैलना है। सर मुझे ये बताएं कि जब हम बात कर रहे हैं कि सिंध के हालात कुछ मुख्तलिफ हैं पंजाब के हवाले से, सर मुझे बताएं क्या सिंध में स्मार्ट लॉकडाउन इस वक्त एज ऑफ टुडे एज ऑफ नाउ कहीं पर लगा हुआ है? देखिए इस वक्त हमारे पास स्मार्ट लॉकडाउन की ये सूरत हाल है ना कि हमने कुछ एरियाज़ इस तरह से, मिसाल में आई कैन नॉट फिगर इट आउट, मेरे पास ये डिटेल नहीं है, ठीक है, लेकिन ये है कि हमारी जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो जो हमने NCOC के अंदर भी ये डिस्कस किया था कि देखें आपके पास आपने जो स्प्रेड के जो मैकेनिज़म्स हैं ना कौन से हैं। अब मिसाल आप पूरे पाकिस्तान में 50 मिलियन पॉपुलेशन ऐसी है जो स्कूलों की जिसकी हम बात करते हैं, तकरीबन 5 करोड़ के लगभग बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जाते हैं। अच्छा वो स्कूल के बच्चे, ये तो आपकी डेली एक्टिविटी है ना, बिल्कुल। और ये मिसाल कोई हम जैसे बहुत सारे लोग आर्ग्यूमेंट देते हैं कि आप स्कूल क्यों बंद करते हैं जब आप शादी हाल खुले हुए हैं, शॉपिंग मॉल्स खुले हुए हैं। अग्री है आपकी बात इस हद तक, लेकिन वो उस परसेंटेज के मुकाबले में कम है जो परसेंटेज आपका सुबह और दोपहर और शाम। क्योंकि ज़ाहिर है सर स्कूल से मुतल्लिक कहा जाता है कि जब स्कूल में बच्चे जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ जनरेट हो रही हैं, ट्रांसपोर्ट भी है, ज़ाहिर है बच्चा का अगर कैरियर हो रहा है तो उससे भी फैलेगा। सर मुझे प्लीज़ अगर एलेबोरेट कर पाएँ आप कि पंजाब से मुताल्लिक जब फैसला हुआ कि 7 डिस्ट्रिक्ट में स्कूल्स बंद करने हैं, कहा गया कि दे हैव द सेपरेट डाटा फॉर द स्कूल्स कि वहाँ पर क्या सिचुएशन है। क्या सिंध में भी ऐसा है कि स्कूल्स का सेपरेट डाटा, यहाँ की सैम्पलिंग, यहाँ की चीज़ें सामने आई हों? एब्सोल्युटली सर, हम स्कूलों में पूरी जो हमारे सूबे सिंध के जितने स्कूल्स हैं वहाँ पर हमारे जितना हेल्थ डिपार्टमेंट है वो पूरी रैंडम सैम्पलिंग करते हैं। और आई कैन टेल यू कि हमारे जो कराची के 1-2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, सेंट्रल है या वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, उसमें पॉजिटिविटी रेशो ज़्यादा है। अच्छा हमारे पास वो है भी, प्लीज़ वो दिखा भी दें साथ स्क्रीन पर सर, प्लीज़ आप साथ साथ बताते भी रहें। हाँ, तो वो हमारा पॉजिटिविटी रेशो वहाँ पर ज़्यादा है। हैदराबाद जिस तरह से है उसमें भी ज़्यादा है, थोड़ा मटियारी है इस डिस्ट्रिक्ट है। ये 2-3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर पॉजिटिविटी रेश जो है वो ज़्यादा है। कराची सेंट्रल पर अगर मैं आपसे बात कर लूँ, चूँकि आपने कहा उस पर ज़्यादा, मैं इस वक्त दिखा भी रहे हैं कि स्क्रीन पर कि कराची सेंट्रल में जो पॉजिटिविटी रेशो आ रहा है वो 16.6% आ रहा है स्कूल्स का। सर बहुत ज़्यादा है ये। दैट मीन्स लियाकताबाद आसपास के जो इलाके हैं जो सेंट्रल में फॉल कर रहे हैं सर, वहाँ का तो मैं कह सकता हूँ फिर ये इस वक्त कराची का हॉट स्पॉट है कराची सेंट्रल, क्योंकि इसका डाटा ये तो डिटरमिन कर सकता है। ये बिल्कुल आपकी, क्योंकि एक तो वहाँ थिक पॉपुलेशन है, थोड़ा स्लम एरियाज़ भी उधर आते हैं, तो जहाँ पर जो SOPs हैं वो बिल्कुल फॉलो नहीं होती, लोग उसको उस तरह से नहीं लेते जिस तरह से उनको लेना चाहिए। कोई समझे कि जी कोरोना जैसे आपके अभी थोड़ी देर पहले आपके मुख्तलिफ जो स्ट्रीट्स पे लोग कोरोना कुछ नहीं है, ऐसी बात नहीं है। इवेंट जिसके साथ होगा ना उसको पता चलेगा कि खुदा ना खास्ता उसकी कितना वो सिवियर है। सर लेकिन कमिंग बैक टू दिस कराची सेंट्रल थिंग, क्योंकि कराची सेंट्रल जिस तरह आप भी एग्री कर रहे हैं कि दिस इज़ अ हॉट स्पॉट, जो डाटा हमें हमारे सामने आया है, तो क्या आप लोगों की तरफ से ये कहा गया कि चूंकि ये हॉट स्पॉट्स बन रहे हैं और क्योंकि जो स्कूल का डाटा वो इनफ है टू सपोर्ट दिस आर्गूमेंट के स्कूल्स बंद करने चाहिए फॉर फ्यू डेज और फॉर दैट मैटर 2 वीक्स, क्या ऐसे सजेशन आप लोगों की तरफ से दी गई? NCOC ने आपसे कहा, क्या हुआ, होता क्या है? असल में देखें, जब हमने कहा कि हम NCOC के फैसलों के पाबंद हैं, तो ज़ाहिर है जब लास्ट मीटिंग जो इस स्कूलों की रीओपनिंग पे जो हुई थी उसमें सईद गनी साहब भी थे और हेल्थ मिनिस्टर साहिबा भी थी, तो हम सब ने ये उस वक्त ये डिसीशन शफकत महमूद साहब चेयर कर रहे थे, तो उस वक्त हुआ कि जी 50% आप बच्चों को अलाउ करें, 50% को रोकें। आपने कहा या उन्होंने कहा? ये कंसेंसस डेवलप हुआ था ओवरऑल। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि अगर इन्फेक्शन रेट ज़्यादा हो रहा है
तो जहाँ जहाँ ज़्यादा हो रहा है उन स्कूलों को बंद कर दें। यानी मैं इसको यूँ समझूँ सर कि सिंध हुकूमत का ये मौक़िफ़ था, ये पॉइंट था कि मामलात ऐसे हैं कि कुछ इलाकों में, कुछ शहरों में या कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में स्कूल्स बंद करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। देखिए उसकी वजह ये है कि आप ये बच्चे जो हैं कैरियर बन जाते हैं और फिर आप जब अपने घरों में आते हैं तो आपके बुजुर्ग आपके उनके साथ बच्चों का इंटरेक्शन बहुत क्लोज होता है। बिल्कुल ठीक। और वो फिर स्प्रेड जो है ना उससे ज़्यादा बनता है। मैं चाहूँगा ज़रा 1 मिनट हम यहाँ रुकते हैं। जो NCOC ने जब ये फैसला लिया और स्कूल से मुताल्लिक के मामलात सामने आए, सईद गनी साहब ने इससे मुताल्लिक क्या कहा था स्कूलों से मुताल्लिक? मैं चाहूँ हम ज़रा वो भी आपको सुनवाते हैं कि 50% स्ट्रेंथ से मुताल्लिक सईद गनी साहब का क्या बयान था। सूबा सिंध में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा के दीगर शहरों में हालात इतने ख़राब नहीं हैं कि वहाँ स्कूल फौरी तौर पर बंद करने पड़े। एग्ज़ाम्स जो है वो सर पर हैं, वो इम्तिहानात होने हैं। अगर तमाम स्कूल्स बंद होते हैं तो बहुत सारे तालीमी नुकसान का एक अंदेशा था। इसलिए फ़ैसला ये हुआ कि इन 6-7 शहरों को छोड़कर बाकी तमाम इलाकों में पाकिस्तान के स्कूल्स खुले रहेंगे, लेकिन जो बच्चों की हाजिरी है वो 50% होगी। SOPs हैं उनको फॉलो किया जाएगा। मॉनिटरिंग भी होती है। जब से स्कूल खुले हैं और अब तक 141 स्कूल हमने सिर्फ इसलिए बंद किए कि वहाँ पर कोविड के केसेस आ गए थे। 4 हमने कॉलेजेस बंद किए। जहाँ पर कोविड के केसेस आएंगे उस तालीमी इदारे को जो हम बंद कर देंगे कम से कम 2 हफ्ते के लिए। यानी स्ट्रैटेजी ये है कि जहाँ पर केसेस रिपोर्ट होंगे, जिस स्कूल में रिपोर्ट होंगे उस स्कूल को बंद किया जाएगा। और ऐसे ही कुछ फिगर उन्होंने शेयर भी की कि उन स्कूल्स को बंद किया गया। सर लेकिन मेरा सवाल फिर वही कि इनकी गुफ्तगू से ये लगा कि शायद सिंध हुकूमत उसको सपोर्ट नहीं कर रही थी कि स्कूल बंद होने चाहिए। जैसे आपने कहा कि आप लोगों का ओपिनियन था कि स्कूल्स बंद होने चाहिए उन इलाकों में जहाँ पर रेशो ज़्यादा है। एब्सोल्युटली हमारा उस वक्त भी पॉइंट ऑफ व्यू था और हमारे हेल्थ का जो टास्क फोर्स मतलब जो हेल्थ एडवाइजरी के तौर पर था, सईद गनी ज़ाहिर है हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट को देखते हैं। जो हेल्थ मिनिस्टर साहब का भी यही मौक़िफ़ था कि आप स्कूलों कैरियर बनते हैं तो आप उन स्कूलों में जहाँ पॉजिटिविटी रेशो ज़्यादा बनता है तो उन स्कूलों को आप बंद करें। तो कराची सेंट्रल में 16.6% पॉजिटिविटी रेशो डेफिनेटली एग्जैक्टली मैं ये देखें पूरे डिस्ट्रिक्ट का है ना। अब आपके पास कौन सा ऐसा स्कूल ये स्पेसिफिक इस वक्त क्या कराची सेंट्रल में स्कूल्स इस डेटा के बाद बंद हुए हैं? डेफिनेट बंद हुए होंगे, मुझे ऑनेस्टली मुझे नहीं पता। लेकिन आपको ये लगता है सर कि इस डेटा को देखते हुए ये बड़ा ज़रूरी है इस वक्त कि वो डिस्ट्रिक्ट, वो इलाके जहाँ पर इंफेक्टिविटी रेट ज़्यादा है, पॉजिटिविटी रेशो ज़्यादा है, वहाँ पर ये मुश्किल फ़ैसला ही सही कर लेना पड़ेगा। ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है कि सईद गनी साहब ना एग्री करें। ये पॉसिबिलिटी इसलिए क्योंकि सर वो ज़ाहिर उस तरह से सोच रहे हैं कि हर्ज बहुत हो चुका है, पहले ही बहुत हर्ज हो चुका है और अभी जितना कंट्रोल हम कर सकें वो करें। शायद यही वजह। बिल्कुल उनका ये ख्याल है कि क्योंकि स्कूल बंद होने से बच्चों की तालीम का नुकसान हुआ है। अब ज़ाहिर ऊपर से एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं, ये सारा एक इशू है। तो लेकिन हमें उस साथ साथ जो है ना वो लोगों की सेहत का भी उसी तरह से ख्याल रखना है जिस तरह से उनकी तालीम का ख्याल रखना है। अगर सेहत होगी तो आप आगे ये तालीम 1 साल आपका ज़ाया हुआ है हम समझते हैं कि ये फिनोमेना जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए। पहले सेहत है फिर दूसरा। हाँ, सर लेकिन प्रॉब्लम ये है कि देखें हमारी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें जो है ना ऑनलाइन हो सकती हैं, स्टडीज़ वहाँ पर थोड़ा सा मैकेनिज्म हमसे बेटर है, एडवांस्ड है। या नहीं हो सकता यहाँ पर उस तरह से लोगों के पास अब मिसाल इन गरीब इलाकों में यही वजह के इलाकों में आप लोगों ने अलाउ किया उनको कि वो बच्चों को बुलाएं एटलीस्ट जब लॉकडाउन था उन दिनों में भी कि आप आएँ होमवर्क लेकर घर जाएं। सर ये बड़ा अच्छा आप लोगों ने इसको मैनेज किया। लेकिन आप मुझे एक और बात बताएं सर, क्योंकि हमारे शो में आपने कहा कि आप लोगों ने लिखा है वफाकी हुकूमत को और आप लोग वैक्सीन प्रोक्योर करना चाह रहे हैं और उसके लिए आपको NOC रिक्वायर्ड है। सर हमने इस मामले को बहुत उठाया और हर बार जवाब एक ही आया कि हमारी तरफ से कोई इशू नहीं, वफाकी सतह पर कोई इशू नहीं है। यू गॉट द NOC। आपने कहा we haven't got the NOC। किसने इशू करनी है? NCOC ने इशू करनी है। जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि हो गया, वो तो कहते हैं हमारी तरफ से रुकावट नहीं है, हमारे इशू करनी है। सर नहीं, देखें आपने इशू करना है। NCOC का मतलब है कि पूरे पाकिस्तान के सारे डिपार्टमेंट्स जिसमें सूबाई हुकूमतें भी आती हैं और वफाकी इदारे भी आते हैं, वो तमाम के तमाम सब एक ही जगह पर रिपोर्ट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ ना कि कंसेंसस का मतलब है कि तमाम लोग एक जगह पर आकर फैसला करें। फैसले से मुराद आज आप मिसाल के तौर पर कल आपने देखा होगा कि हमारी एक होम डिपार्टमेंट ने एक SOPs और गाइडलाइंस इशू किए हैं कि आप 6 बजे या 8 बजे या 10 बजे के बाद ओपन डाइनिंग, इंडोर डाइनिंग कंप्लीट बैन कर दी। ओपन डाइनिंग करें, बाहर 200-300 अफराद से ज़्यादा आपका इस्तेमाल नहीं कर सकते, काइंड ऑफ स्टफ। तो ये सारे फैसले NCOC के प्लेटफॉर्म से होते हैं, वहाँ से डायरेक्शंस आती हैं सबके लिए। नहीं लेकिन फिर मैं कहूँगा वो जो NOC जारी करना है वो आपने एग्जैक्टली लिखा किसको है?
देखिए हमने लिखा है NCOC मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर, ठीक है, वहाँ से कोई जवाब नहीं आया? वहाँ से हमें रिटर्न में कोई जवाब नहीं आया। ठीक है जी, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ साहब कोई जवाब नहीं, चूंकि आपने कहा था अगर जवाब आ जाएगा 2 हफ्ते में आप लोग वैक्सीन प्रोक्योर करके और वैक्सीन उस वक्त ये ना देखें, इस वक्त भी मैं आप ये अर्ज कर रहा हूँ कि दुनिया में इस वक्त एक बहुत लंबी वो उन तमाम मैन्युफैक्चरर्स के पास क्यू है, बिल्कुल सही, आलमी सतह पर फराहमी का मसला है। ठीक है, अब आप देखें जो ममालिक हैं वो किसी का अगर 100 की डिमांड थी तो उन्होंने 200 वैक्सीन एक्वायर कर लिए, लेकिन अब आपके पास ऐसा नहीं है कि आप कोई चीज़ खरीद करने जाएंगे और मिल जाएगी, पर इस पर फराहमी का मसला है, गवर्नमेंट इसलिए डील्स हो रही हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, साथ मौजूद थे आप, इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, चूँकि ज़ाहिर बहुत अहम मामलात हैं और इसमें पॉलिसीज़ जो हैं वो बड़ी अहम होती हैं और वो अहम किरदार अदा करती हैं, चूँकि ज़ाहिर है वायरस को काबू करना मुश्किल सही, लेकिन उसका जो फैलाव से स्लो डाउन करना इतना मुश्किल नहीं। अगर आप और हम मिलकर एहतियात करेंगे तो हम जल्दी से इसका जो फैलाव है स्लो डाउन कर पाएंगे। बढ़ते हैं आगे, खबर एक सवात से रिपोर्ट हुई है जहां का इलाका है दिवलई और यहां पर घर के अंदर फायरिंग करके मुलजिम ने माँ और भाई समेत 4 अफराद को कत्ल कर दिया है और पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया। मजीद बात करेंगे, शहाबुद्दीन ने हमें ज्वाइन किया है। शहाबुद्दीन बताएगा पुलिस का क्या बताना है इस मुलजिम के बारे में, कहाँ से इसका ताल्लुक है, क्या नाम है इसका और इतना इंतहाई कदम इसने क्यों उठाया? जी, ये तहसील कबल का इलाका है दिवलई, जहाँ पे ये अफसोसनाक वाकया पेश आए हैं और DSP कबल बादशाह हजरत खान से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि मुलजिम का नाम मोहम्मद अली है, जिसने अपने अहल खाना के 6 अफराद पर फायरिंग के नतीजे में उसके 2 भाई बरकत अली और अख्तर अली मौका पर जा बहक हुए, एक भाभी भी मौका पर जा बहक हुई, जबकि उसकी वालिदा और एक भाभी और भतीजी जख्मी हुई थी, जिन्हें सैयद शरीफ अस्पताल मुंतकिल किया गया था, लेकिन उसकी वालिदा भी अस्पताल में जख्मों की ताब न लाती हुई चल बसी है और 4 अफराद इस वक्त जाबा हक है और 2 जख्मी है और जख्मियों की भी हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जाती है। पुलिस का ये कहना है कि मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसकी तफ्तीश जारी जी। है। बहुत शुक्रिया शहाबुद्दीन, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हैं, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मुस्तहकीन तक सुबह शाम खाना मुफ्त पहुंचने लगा है। हुकूमत ने एहसास किफालत प्रोग्राम के तहत नेक मकसद के लिए फूड वैन चला दी है। किन किन मकामात पर ये खाना फराहम किया जा रहा है और प्रोसीजर क्या है, ये बताएंगी अरहम खान। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का कोई भूखा नहीं सोएगा प्रोग्राम का इफ्तिताह। ये प्रोग्राम पाकिस्तान बैतुल माल के अंडर आता है और मेरे अक़ब में आप ये वैन देख रही हैं। ये वैन जुड़वा शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में जाती है, लेकिन ये क्या करती है ये आज हम आपको बताएंगे। आइए चलते हैं। गरीब और नादार तबके को खाना देना हुकूमत की जिम्मेदारी, ये फर्ज पूरा हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म एहसास प्रोग्राम के जरिए साफ सुथरी फूड वैन रोजाना 2 वक्त मुस्तहकीन तक पहुंचती है। एक शनाख्ती कार्ड पर मिलती हैं 2 रोटियां और जरूरत के मुताबिक सालन। सहूलत से फायदा उठाने वालों में रिक्शा और गधा गाड़ी चलाने वालों के साथ टैक्सी चलाने वाले सफेद पोश भी शामिल हैं। महंगाई के इस दौर में जो है ना, रोटी कमाना बड़ा मुश्किल है, तो अब आप देखें कि मैं एक सफेद पोश बंदा हूँ, लेकिन मुझे भी रोटी की जो है ना वो तलब हुई है और मैंने कहा कि मैं यहाँ से लेके जा सकता हूँ। मैं टैक्सी चलाता हूँ, तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, हर बंदे को रोटी मिल रही है। पाकिस्तान में गरीब अवाम बहुत है, मुअज़्ज़ज़ अपना बस इधर कोई नहीं देखता तो लेके खा लेते हैं। गरीब परवरी पर शहरियों की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ढेरों दुआएं, साथ ही एक मुतालबा भी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को जो ना सलाम देंगे, जो ना और दुआ देते रहेंगे, जो ना बस अल्लाह खुश रखे, जो ना उसको भी। प्राइम मिनिस्टर साहब को ये गुजारिश कर दे कि हमारे घरों को भी ख्याल रखे। हमको तो इधर मजदूर को सब कुछ मिलता है, लेकिन घरों में कोई चीज नहीं है। किराए के मकानों पे रहते हैं, 10-12 हज़ार किराया देते, और जिस तरह बच्चों के फीस है तो इसी तरह और भी कोई मसाइल है। फूड वैन कहाँ कहाँ खाना पहुँचाती है, बैतुल माल हुक्काम ने रूट्स भी बता दिए। दिहाड़ीदार जो ज्यादा तबका है वो ज्यादातर आ रहे हैं, उनमें हम 750 मील्स दिन में तकसीम कर रहे हैं और शाम में जो है 750 मील्स जो तकसीम कर रहे हैं। ये हमारे इस्लामाबाद के 3 पॉइंट हैं। पहला जो पॉइंट हमारा यहाँ पे होता है फैजाबाद में, दूसरा खन्नापुल पे होता है और तीसरा जो है PWD में होता है। यहाँ पे हम तकरीबन दिन में 1500 के करीब लोगों को एंटरटेन करते हैं।
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलने वाले इस प्रोग्राम के जरिए गरीब और दिहाड़ीदार अफराद को 2 वक्त की रोटी बाइज्जत तरीके से मुयसर आ रही है। शहरियों का कहना है कि इस तरह के प्रोग्राम्स पूरे मुल्क में शुरू होने चाहिए। कैमरामैन अयाज अब्बासी के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। जब आया तब भी हमने एक कौम बनकर दिखाया। चलिए जी बढ़ते हैं आगे और पाकिस्तान के मारूफ तरीन कव्वाल अमजद साबरी साहब को याद करते हैं। आपको भी याद होगा जो आखिरी कलाम उन्होंने पढ़ा, हमारा ही इदारा, समा का इदारा, समा का शो, समा की ट्रांसमिशन, उसके वो हिस्सा थे, उसकी जान थे, उसकी शान थे। और जब भी हम वो कलाम सुनते हैं हमारी आंखें नम हो जाती हैं। हम जब उस वक्त में जाते हैं तो यकीन ही नहीं आता कितनी जल्दी वक्त गुजर गया कि जब जब वो यहाँ पर आए और जब जब उन्होंने कलाम पढ़ा खो से जाते थे हम, सहर तारी हो जाता था। उनकी आवाज़ का ये जादू था और वो आवाज़, मैं कहूँगा कि वो आवाज़ आज भी है, भुलाई नहीं भूलती ना। जब भी हम सुनते हैं तो हम 5 साल पिछले वाले वक्त में चले जाते हैं कि वो क्या वक्त था, और 5 साल गुजरने के बाद भी यकीन नहीं आता कि अब एकदम से ऐसा हुआ क्या और किस तरह से कि वही बात है कि हमारे तो शो की जान थे ही थे, हमारे सेट की जान थे ही, लेकिन पूरे पाकिस्तान के दिलों पे उन्होंने अपनी आवाज़ के ज़रिए राज किया। और वो आज उनकी आवाज़ जो है वो ज़िंदा, और उनकी आवाज़ को ज़िंदा रखने के लिए, इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए अब उनके बेटे मुजद्दिद साबरी जो हैं उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हो रही है आजकल और बहुत ज़्यादा लोग उन्हें पसंद भी कर रहे हैं। और मुजद्दिद साबरी अमजद साबरी के बड़े साहबजादे हैं और उन्होंने अपने वालिद साहब की इस चीज़ को आगे लेके चले। बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आप देखें कि कुछ लोग कहते हैं कि आप अच्छा कर लेते हैं तो लोग कहते हैं अच्छा उसका बेटा था इसलिए अच्छा किया, बुरा करते हैं तो कहते हैं कि देखो उसका बेटा था नहीं कर पाया। तो ये उन्होंने बड़ी हिम्मत से जो ये स्टेप लिया, अल्लाह करे कि वो इस पर कायम दायम रहे और इसी तरह से ये चलती रही चीज़ ना। आमीन। और उन्होंने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर ये जो वीडियो शेयर की, हम आगे मिलकर आपको इस वक्त दिखा भी रहे हैं, बहुत सराहा जा रहा है उनको। और आज मुजद्दिद साबरी हमारे मेहमान हैं, उनसे हम करेंगे गुफ्तगू कि कैसे वो लेगेसी को आगे लेकर चल रहे हैं। अज़्म है क्या? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? करम लगा, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। मुजद्दिद बड़ी अच्छी वीडियो, बिल्कुल वो देख के ना वो वक्त याद आ जाता है कि बिल्कुल जब अमजद साबरी साहब का ये कलाम हम सुनते थे। लेकिन मुझे ज़रा ये बताएं कि ये ख्वाहिश उनकी भी थी कि बेटा इस लेगेसी को आगे लेकर चले, ये ख्वाहिश थी या नहीं? ये ख्वाहिश नहीं थी, कुछ ऐसी बात नहीं थी, आपने खुद सोचा? वैसे तो ये मैंने खुद सोचा क्योंकि उन्होंने मुझ पे ना मेरे किसी बहन भाई पे कोई बर्डनाइज नहीं किया, हमें कोई फोर्स नहीं किया कि तुमने यही लेगेसी कंटिन्यू करनी। ओके। उन्होंने ये कहा था कि बस तुम अपनी स्टडीज़ पे फोकस करो, आगे फिर जो तुम्हें फ्यूचर में प्रोफेशन चूज़ करना वो कर लेना। फिर अब वालिद साहब के इंसिडेंट के बाद मैंने कवाली को पढ़ा और लोगों से इसके बारे में जानकारी ली, अपने बुजुर्गान दीन के बारे में पढ़ा, तो एक रूहानी सिलसिला बन गया। तो मेरा इसमें शौक़ खुद ही पैदा हुआ। अच्छा। तो मैंने इसे सोचा कि अब इसे प्रोफेशनली करना चाहिए। और अभी आप क्या कर रहे हैं इसके अलावा? अब मैं स्टडीज़ कर रहा हूँ, अभी सेकंड ईयर में। अभी आप सेकंड ईयर में, माशाल्लाह, अभी सेकंड ईयर में, और साथ ही आपने कहा चलो जी अब इसको भी कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा मुझे बताएं कि स्टडी के साथ कंटिन्यू करना ज़ाहिर है थोड़ा मुश्किल होता है, मैनेज करते हैं, टाइम ईजी होता है या आपको लगता है कि नहीं मुश्किल भी हो रहा है? नहीं, देखें कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। यस, आपको हर चीज़ को उस हिसाब से टाइम देना पड़ेगा। स्टडीज़ हैं तो स्टडीज़ को अपना टाइम दो और म्यूज़िक है उसको अपना टाइम दो, तो सब कुछ बैलेंस से कुछ चलता है। थोड़ा मुश्किल है लेकिन अब करना है तो करना पड़ेगा। ठीक। अच्छा मुजद्दिद, मुझे बताएं कि जैसे जब घर में सब बहन भाई इकट्ठे होते थे तो अब्बा किसके बारे में कहते थे कि अच्छा, मैं कहता हूँ कि अच्छा ये जो है ना ये मेरी तरह बन सकता है? अच्छा, ये आपने सबसे ज़्यादा यूनिक सवाल किया। जितने भी इंटरव्यू वगैरह किए कोई ऐसी बात नहीं करता। मेरा हम सब में चौथे नंबर पे जो भाई है ओन मोहम्मद, उसको मतलब मेरे वालिद साहब ने इमेजिन किया हुआ था कि मुझे लगता है कि ये मेरी सीट लेगा। सबसे छोटा बेटा? सेकंड लास्ट ऑन। ओके। अच्छा, तो वो अब आपने जब ये काम शुरू किया, आपने आपकी वीडियो भी हमने देखी, तो मतलब कि जो भाई हैं वो कहते हैं कि अच्छा अब हमने जो है ना बड़े भाई जैसा बनना है, क्योंकि अब्बा ने तो सेकंड लास्ट वाले को कह दिया था। वो सेकंड लास्ट वाला है, वो थोड़े शाय किस्म के हैं। अच्छा। वो म्यूज़िक में इतना इन नहीं है, उनका थोड़ा आर्मी की तरफ है माइंड, लेकिन हो सकता है मेरा भी नहीं था बिल्कुल, हो सकता है आगे जाके हो जाए, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश मेरी होगी कि आगे चल के दोनों भाई मेरे कंधा बने, आगे सहारा बने। बिल्कुल। अब से जो कलाम पेश करना ज़ाहिर है ये एक मामला, लेकिन वो जो एक मुनफरद अंदाज़ होता है ना, ज़ाहिर है हर शख्स एक मुनफरद अंदाज़ होता है उसकी अदायगी का, और अमजद भाई की अदायगी का जो अंदाज़ है वो बड़ा मुनफरद था। तो आपने वो कॉपी करने की कोशिश की या वो देख के ऑलरेडी आपके अंदर
ऑटोमेटिकली वो स्टाइल था? ये तो जेनेटिक होता है, जेनेटिक है। और मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा कॉपी कर सकूं अपने छोटे दादा। मेरे जो उस्ताद भी हैं, मैं उनका गंडा बन शागिर्द हूँ, हाजी मकबूल अहमद साबरी। तो मेरी कोशिश होती है, वो मेरे एक तरीके के आइडियल हैं, तो मैं उनको कॉपी करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन लोग मुझे कहते हैं कि मेरा जो अंदाज़ पढ़ने का कलाम है वो मेरे दादा हाजी गुलाम फरीद साबरी जैसा है। अच्छा, वो क्योंकि दादा का ही तो स्टाइल बेटे में आया था। हाँ। और उनका फिर स्टाइल या तो आप में या तो डायरेक्ट दादा से डायरेक्टली आप में आ गया, ये कह लेते हैं। अच्छा, ऐसा भी हो रहा है इस वीडियो के बाद कि कहा जा रहा हो कि थोड़ा वक्त निकालें और एक महफिल का एहतमाम करते हैं और आपको बुलाएं कि टाइम लें आपसे? अभी बहुत हुआ है। दरअसल आज मैंने वापस चले जाना है लाहौर। हम लाहौर शिफ्ट हो गए हैं बेसिकली। तो मेरी आज रात की फ़्लाइट है, मैंने वापस चले जाना है। तो मुझे अभी इधर मैं लिफ्ट में ही था तो मुझे कॉल आई थी कि जी आज ही 11 बजे महफिल है। तो मैंने उनसे माजरत कर लिया कि मैं नहीं हूँ यहाँ पे, मैं चला जाऊँगा। तो फिर होता रहता है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बहुत सारे जब से मैंने ये प्रोफेशन चूज़ किया बहुत काम आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आगे भी देगा इंशाल्लाह। तो जो हमने आपकी वीडियो देखी, ये एक पहली दफ़ा था ऐसा कि आपने ऐसे अपने अब्बा का स्टाइल, या जो आप कह रहे हैं कि आपके दादा का स्टाइल था, तो लोगों के ज़्यादातर कमेंट्स क्या थे, किसकी झलक उन्हें नज़र आ रही? जी, बहुत सारे कमेंट्स वगैरह थे कि अच्छा, जो 50% अवाम थी उन्होंने कहा कि बिल्कुल अमजद भाई, डिट्टू अमजद भाई जैसे लग रहे हैं। और ज़्यादातर लोगों ने कहा कि आप अपने दादा में मिल रहे हैं। 50-50 हो गया। हाँ, लेकिन मुझे पहले लगता था कि शायद मैं अंदाज़ जो है वो डैडी का कॉपी करता हूँ। हाँ। तो लेकिन फिर जब मैंने रियलाइज़ किया, फिर मुझे मेरी वालदा ने भी बताया कि, और फिर मेरे घर वालों ने बताया कि तुम डैडी से ज़्यादा दादा का टच आता है तुम। ओके। तो मैंने कहा अच्छा, फिर मैंने उसे थोड़ा सीरियस लिया, और फिर अब मुझे भी भरोसा है कि शायद 20% कहीं टच आ जाता है दादा का। 20% आपको लगता है टच आ जाता है? अच्छा, मुझे आपको लगता है कि दादा और फिर ज़ाहिर अमजद भाई और ये लेगेसी को लेकर आगे चलना, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ज़ाहिर औलाद के कंधों पे होती है। और ज़ाहिर अब आप उसको लेकर भी चल रहे हैं, आपने इस तरफ कदम बढ़ा दिए, आपने प्रैक्टिस किया, नाउ यू डूइंग इट। आप इसको उतने ही सीरियसनेस के साथ आगे लेकर अब चलना चाहते हैं, उसी जिम्मेदारी को उठाकर आगे चलना चाहते हैं, या कि आपको लगता है कि नहीं, मैं इसको साथ रखूँगा, मैं आई विल ट्राई इफ़ आई कैन डू इट, अदरवाइज शायद ज़्यादा नहीं, इसको मैंने प्रॉपर तरीके से करना है, क्योंकि मेरे पीछे ऑलमोस्ट 70 साल की मेहनत वेट कर रही है। 40 साल की मेरे दादा की, 30 साल की मेरे वालिद साहब की मेहनत मेरे पीछे वेट कर रही है। और लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है मुझसे कि यार ये कुछ डिफरेंट करेगा, और मेरी कोशिश होगी कि मैं लोगों की जो डिमांड है उसको पूरी कर सकूं। अच्छा, एक बात मुझे और भी बताएं कि ये भी हमने सुन रखा है कि ज़ाहिर है वालिदा जो है ना वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं बच्चों की अपब्रिंगिंग से मुताल्लिक, और ये भी हमें लगता है देखकर कि ठीक है वो लेगेसी वाला मामला एक तरफ, लेकिन उस लेगेसी को लेकर आगे चलने के लिए जो पुश दी जाती है वो आपकी वालिदा की तरफ से आपको दी जाती है। तो ये मुझे प्लीज़ बताएं कि ये क्या है? जी, हमारी वालदा, मेरी वालदा, उन्होंने बहुत सपोर्टिव हैं, उन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया, हर चीज़ से, हर किस्म से सपोर्ट किया, और मतलब रातों को मेरे साथ जागी भी हैं। अच्छा। और काम करना है, जैसे अब मेरे कभी स्कूल का और जिस म्यूज़िक का मैंने आपको बताया, तो कभी हो जाता है कभी कभार के ना उसको कॉलेज का काम नहीं हो सकता पूरा, और वो मिलके मेरे साथ कराती हैं। और उन्होंने अभी भी, और यकीन करें अभी वो देख रही होंगी चैनल, उन्होंने मुझे कहा था मेरी जाके वहाँ तारीफ़ें करना। मैं तो कहता हूँ खुल के तारीफ़ें करें, माँ की जितनी तारीफ़ करो कम है। मेरे हिसाब से उनके लिए मेरे पास कोई अल्फाज या सेंटेंस नहीं है जिसमें उनकी जो मतलब गुड डीड्स हैं मेरे लिए मैं उसमें बयान कर सकूँ। सही है। अच्छा, तो अम्मा, अब जैसे आपने कहा कि सबसे पहले तो अम्मा ने कमेंट दिया ना कि नहीं दादा की झलक नज़र आ रही है, तो अब अम्मा क्या कहती हैं जब आप, अब जैसे आपको कॉल्स भी आते हैं कि एक महफिल है तो आप आ जाएं, तो अम्मा का क्या रिएक्शन होता है कि अम्मा का ख्वाब पूरा हो रहा है, दिल को सुकून, तसल्ली मिलती है? हाँ, खुश तो हो रही हैं, और लेकिन अभी मैंने इधर ठहरना था, और कराची में मुझे ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया इधर कराची में, तो मतलब मेरा एक यकीन करें 20 मार्च और 27 मार्च की बुकिंग डन थी। एडवांस भी मैंने ले लिया था, और मैंने कहा छोड़ो मेरा दिल घबरा रहा है, तुम वापस आ जाओ। फिर मैंने वो इवेंट कैंसिल किया, मैंने एडवांस वापस किया कि मैंने कहा नहीं अब मामा's बॉय नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि माँ की दुआएं हैं, वो तो साथ होंगी तो आगे कामयाब होगा बंदा। इसमें कोई शक नहीं। ज़ाहिर है अमजद भाई के बाद स्पेशली जो 4-5 साल गुजरे
और ज़ाहिर छोटे हैं आप सब बहन भाई छोटे ही हैं अभी। मैं इसलिए कहूँगा कि इनको भी लेकर आगे चलना, इनकी तालीम को मैनेज करना, इनकी सारी रूटीन को मैनेज करना, तरबियत पे फोकस करना, और फिर मैं दोबारा कहूँगा कि उस लेगेसी को आगे लेकर चलना ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी की बात होती है। और आपकी वालिदा ने उसमें बहुत अहम किरदार अदा किया, ये मैं बड़े दिल से कह रहा हूँ। कि ज़ाहिर ये जो सिंगल पेरेंट होता है ना कोई, वो उसके लिए चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। अब ज़ाहिर है हम इतनी बात तो करें, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि आप यहाँ मौजूद हों और इसका फ़ायदा ना उठाएं। हाँ, इस आगाज़ में बात हुई हो अमजद भाई के कलाम की, और अब चूँकि आपका जो कलाम इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हम चाह रहे हैं, थोड़ा सा पहले वो सुनवाते भी हैं आपको, और फिर कोशिश करेंगे कि लाइव भी अगर कुछ माहौल बन जाए तो। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कहीं मेरा सफीना लिख दे, तो जन्नत भी गवारा, जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए ऐ कातिब तकदीर मदीना लिख दे, ताजदार हरम ओ निगाह करम, ताजदार हरम ओ निगाह करम, हम गरीबों के दिन भी संवर जाएंगे, ताजदार हरम। मैं कशुआ मदीने चले, मैं कशुआ मदीने चले, आओ मदीने चले, मैं कशुआ मदीने चले, दस्त साकिए कौसर से पीने चले, याद रखो अगर उठ गई वो नजर, याद रखो अगर उठ गई वो नजर, जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे, ताजदार हरम हरम हरम। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, माशाल्लाह। बहुत प्यारी आवाज़। क्योंकि इससे पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे, वो एकदम से भारी आवाज़, वो पिच, वो फील, और कलाम तो बहुत खूबसूरत कलाम का ज़रा आपने इंतखाब भी किया। बहुत अच्छा लगा कलाम सुन के, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। विश यू ऑल द बेस्ट कि आप इस लेगेसी को आगे लेकर चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया मुजद्दिद, आपने वक्त निकाला और आप यहाँ पर आए। इंशाल्लाह दोबारा कराची आएंगे तो फिर से हम आपको तकलीफ देंगे। थैंक यू जी। एक ब्रेक का वक्त हो चुका है, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। जब हम बात करते हैं इंसानी मसाइल की, तो उसमें सबसे ज़्यादा मसला जो मुझे लगता है, जिससे शायद मैं भी कभी गुजरी, वो होता है डिप्रेशन का। और उस डिप्रेशन में इंसान बहुत सारे डिप्रेशन हुआ था। Exactly, मुझे भी डिप्रेशन होता है। मुझे लगता है डिप्रेशन नहीं होता। इतना मुस्कुराता चेहरा, इसके पीछे डिप्रेशन होगा कभी? अंदर वाकई ऐसा हुआ था कि मैं सोच रही थी कि बस अब मुझे वाकई ज़िंदगी ख़त्म कर लेनी चाहिए। हकीकत है ये, 2018 के लास्ट में बात कर रही हूँ। खैर, बहुत सारे लोग जो हैं वो खुदकशी की तरफ जाते भी हैं, लेकिन इसका एक हल ये है कि आप उनसे बात करें। हमने एक सेगमेंट रिकॉर्ड किया था, आपको हम दिखाते हैं वो। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में हर साल 1 लाख अफराद ऐसे हैं जो खुदकशी का सोचते हैं, और उनमें से 14,000 ऐसे हैं जो ये इंतहाई कदम उठाते हैं, अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं। कैसे बचाया जा सकता है उनको? सिर्फ बातचीत करने से क्या मसाइल हल हो सकते हैं? क्या बातें दवाई का मुतबादिल हो सकती हैं? क्या उनका इलाज इस तरीके से हो सकता है कि वो इंतहाई कदम ना उठाएं? फिर वो अफराद जो सोचते हैं और इंतहाई कदम उठाते तो नहीं, लेकिन वो सोच से आगे बढ़ नहीं पाते, ज़िंदगी रुक सी जाती है, थम सी जाती है। ऐसे लगता है जैसे कोई मामलात
रुक गए हैं, उनको ज़िंदगी की तरफ वापस लौटाया जा सकता है तो कैसे, उनके अंदर हिम्मत पैदा हो सकती है तो कैसे। आज इस अहम मौजू पर हम करेंगे गुफ्तगू, ये रिपोर्ट दिखाएंगे आपको। तो जनाब वीडियो हमने आपको दिखाई, इस वीडियो पर बात करना, इसकी डिटेल में जाना इसलिए भी ज़रूरी है कि जब हम कहते हैं कि एक वाहिद ज़रिया है बात करना, बात करने से हम बहुत सारे लोगों को ये इंतहाई कदम उठाने से रोक सकते हैं, तो फिर ये भी सोचना ज़रूरी है कि बात करने का अंदाज़ या बात करने के लिए जो अल्फाज हम इस्तेमाल करें क्या वो इतने मौसर हैं कि वो सामने वाले को इस चीज़ से रोक सकें, या इसके अलावा भी कोई और तरीका है, या हमारे मुआशरे में आज इतना डिप्रेशन क्यों है। इसी तमाम तर मामले को समझने के लिए शाताज शाकिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा देखिए, आपकी स्माइल, बहुत सारे लोगों के चेहरे हंसते खिलखिलाते हमें नजर आते हैं, लेकिन उन चेहरों के पीछे यकीनन एक कहानी ऐसी छुपी ज़रूर होती है जो पूरी दुनिया के सामने, या जब वो काम करने वाले माहौल में होते हैं उस वक्त तो सामने नहीं लेकर आते, लेकिन जब अकेले होते हैं उस पर सोचते हैं, और वो सोच इतनी गहरी हो जाती है कि एक वक्त ऐसा आता है कि वो कहते हैं कि बस मौत ही इसका हल है, कदम उठा लो, खुदकशी कर लो, अपना खात्मा कर लो। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जब हम बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, ठीक है, डिप्रेशन में ये चीज़ें नज़र आती हैं कि खुद को अकेले कर देना। आपने देखा होगा लोग बातचीत कम करना बिल्कुल कम हो जाता है, बिल्कुल कॉर्नर में चले जाते हैं। पहले वो दोस्तों से मुलाकात वो कम होती है, फैमिली से थोड़ा सा अलग थलग रहना शुरू होते हैं। जब हम अकेले रहना शुरू होते हैं हमें बहुत सोचें आती हैं, और वो सोचें कहीं ना कहीं हमें तंग करती हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद अब रहा नहीं है, हमें कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, और हमें ये नज़र आता है कि अच्छा मेरे प्रॉब्लम्स तो सॉल्व ही नहीं हो सकते, ठीक है। तो उनको एक रास्ता ये नज़र आता है कि चलो खात्मा कर लेते इस लाइफ का, कोई उम्मीद नहीं है। तो ये डिप्रेशन के ही साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, और आजकल डिप्रेशन बहुत बढ़ गया है। इवन 2020 की जो कोविड की वजह से जो चीज़ें हुई थी उसमें भी देखा गया है कि डिप्रेशन का रेट काफ़ी बढ़ गया, और सुसाइड रेट्स भी काफ़ी ज़्यादा हो गए कोविड में। बिल्कुल बिल्कुल। और लोगों ने ये सिर्फ इसलिए कदम उठाया क्योंकि वो या तो क्वारंटीन थे, या फिर जॉब से परेशान थे, या फिर घर में माली हालात की वजह से मुश्किलात थी। आपने देखा होगा कोविड की वजह से काफ़ी लोगों की जॉब्स चली गई थी। अनएम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत एक जो है ना एलिमेंट होता है डिप्रेशन क्रिएट करने के लिए। लोग इंसानों से कट ऑफ हो गए थे, अकेले रहना शुरू, और एकदम से चीज़ें अनसर्टनिटी हो गई थी। लोग बात नहीं कर पा रहे, कोई रो रहा है, अगर किसी की डेथ हो गई तो वहाँ ना जा सके, ग्रीफ का एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। तो उस दौरान जो है इंसान का स्ट्रेस लेवल भी बढ़ा है, घबराहट भी बढ़ी है, जो है डिप्रेशन का रेट भी काफ़ी बढ़ गया है उस टाइम से। और अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ चीज़ें आ रही हैं रास्ते में, इंसान ठीक हो रहा है, थोड़ा सा माहौल में ढल रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ फैक्टर्स ऐसे रहे हैं जिनकी वजह से खुदकुशी में जो है बहुत इजाफा हो गया है। अच्छा, चूँकि हमने फिगर शेयर की, बिकॉज ज़ाहिर है जो तस्कीन हेल्थ इनिशिएटिव की वीडियो थी हमने जो पहले दिखाई, 1 लाख अफराद का ये सोचना, आई एम श्योर एंड आई एम श्योर कि आप सेकंड भी करेंगे इस बात को कि ये फिगर इन एक्चुअल इन पाकिस्तान ये बहुत ज़्यादा, 1 लाख जो हम कोट करें बहुत कम है। चूँकि अगर आप लोगों से सवाल करें तो शायद हर दूसरा शख्स आपको ये कहेगा कि हाँ, ज़िंदगी के किसी हिस्से में मैंने ये सोचा कि मैं खुदकुशी कर लूँ। ये बहुत आपने अहम बात बोली, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा गया है, रिपोर्ट्स में भी देखा गया है कि ख़वातीन में 9 ख़वातीन में 1 औरत ऐसी होती है जिसने डिप्रेसिव एपिसोड से गुजरी भी होती है। 9 में से 1। और ये रेशो अब बढ़ने लगा है। इन 9 में से जो 1 की आप बात कर रही हैं, क्या मैं अगर इसका ब्रेकडाउन पूछना चाहूँ आपसे कि वर्किंग वुमेन और हाउस वाइफ, उसकी क्या रेशो है? वर्किंग वुमेन में ये रेशो ज़्यादा है या कि जो घरेलू ख़वातीन है उसमें ज़्यादा? ये डिपेंड करता है उनकी लाइफ में स्ट्रेसर्स कैसे हैं, ठीक है। अगर देखिए जो भी औरत होती है वो 24 आवर्स काम ही कर रही होती है, चाहे वो घर में हो। वेरी राइट, ठीक है। नहीं, पर ज़ाहिर जो एक वर्किंग वुमेन है उसके चैलेंजेस मुख्तलिफ हैं, और जो एक डोमेस्टिक अगर मैं बात करूँ, यानी जो हाउस वाइफ्स हैं या जो घर में बैठी खातून हैं, नॉट जस्ट हाउस वाइफ्स इवन, उनके इशूज़ डिफरेंट हैं कंसिडरिंग द फैक्ट कि पाकिस्तान का जो माहौल है वो उसके हवाले से अगर हम देखें तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम ये देखते हैं कि ख़वातीन में वैसे ही ये चीज़ बहुत डिप्रेशन 2 गुना होता है एज़ कम्पेयर टू मर्द हज़रात। और ये इससे बर्दाश्त करना भी डिफरेंट होता है। इससे निपटने की सलाहियत भी ख़वातीन की ज़्यादा होती है, थोड़ी सी अलग होती है, ठीक है। ये देखा गया है कि औरतों में दुगना है ये डिप्रेशन का होना,
ठीक है, और मर्द हजरात तो फिर वो अलग कोपिंग स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं। लेकिन ताज, मैं आपको इंटरप्ट करूँ, खवातीन में ये ज़्यादा क्यों है? वो बात नहीं कर पाती, उनको कोई समझने वाला नहीं होता। मर्द हजरात तो चले बाहर बैठे चाय की टेबल पे गुफ्तगू कर ली, दोस्तों को बता दिया। खवातीन क्या बात नहीं कर पाती, बोल नहीं पाती, किसी को इजहार नहीं कर पाती, इसलिए उनमें ज़्यादा है। हाँ, एक चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगी, ख़वातीन के रोल्स बहुत हैं। एक माँ भी होती है, वो बहन भी होती है, वो बेटी भी होती है, उन पे ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं कि ये भी काम करना है, वो भी करना है। अगर वो, आपने जैसे कहा कि वर्किंग वूमेन है, ठीक है, बाहर को भी देखना है, ठीक है, घर पे आके भी डबल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है, तो इतना स्ट्रेस बढ़ जाता है रोल्स की वजह से, एक्सपेक्टेशंस की वजह से, कि वो ज़्यादा इन चीज़ों का शिकार हो जाती हैं। एज़ कम्पेयर टू मर्द हजरात, वो बाहर होंगे, अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा मुलाकात करेंगे, लेकिन ख़वातीन जो है ना ज़्यादातर अंदर रख लेती हैं। जी, आपने बड़ा एक अच्छा फैक्टर यहाँ पे मेंशन किया है, दोस्तों से मुलाकात और दोस्तों से बात की। वाकई अगर हमारे पास लिबर्टी है दिन के किसी एक हिस्से में दोस्त से फ़ोन पे बात कर लेना या मुलाकात कर लेना, चाय का दौर चल जाना लेट नाइट, ये खातून के पास ये ऑप्शन बहुत कम है, बहुत कम है। स्पेशली अगर इफ़ शी इज़ अ मदर, तो उसके पास तो ये ऑप्शन है ही नहीं, बिल्कुल। और लोगों से कट ऑफ हो जाना, जिम्मेदारी इतनी बढ़ जाती है शोएब कि वो अपने लिए टाइम ना निकाल सके। एक रूटीन ऐसी होती है, जब आप इतना स्ट्रेस्ड आउट होते हैं एक रूटीन में आके, तो मेंटल ब्रेकडाउन तो इजीली हो जाता है। तो एक औरत बड़ी मजबूत होती है, कैसे वो अपने हालात बदलती है वो ये जानती है, वो हिम्मत करती है, और वाकई फिर हम देखते हैं कि वो किस तरीके से आगे बढ़ती है। जिस भी शोबे से खातून का ताल्लुक हो, क्योंकि हमने कुछ खवातीन की गुफ्तगू भी सुनी, ये हिम्मत उस औरत ने खुद ही पैदा की, ये उसे खुद पैदा करनी है। ये उसने सोच लिया कि nobody else is going to help me, I have to do it by myself। तो ये जो सोच है कि I have to do it by myself, ये इनकलकेट करनी है सोसाइटी में, इससे चेंज आएगा। इससे ज़्यादा ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि हमें अपना सहारा खुद तो बनना है, ठीक है। एक अपने आप को हौसला देने के लिए तो बहुत बड़ी बात है कि मुझे आगे बढ़ना है, अपनी सोचों को जो है पॉजिटिव रखना है, लेकिन हमें एक सपोर्ट सिस्टम की या उसकी बहुत ज़रूरत होती है। सोसाइटी ऐसी है, सोसाइटी बिल्कुल। ऐसा शख्स जो कि डिप्रेस है और आप बड़े दिल से उसको इस डिप्रेशन से निकालना चाहते हैं, बट ज़रा यू आर नॉट प्रोफेशनल, आप वो तरीक़ेकार नहीं जानते जो एक साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट जानता है। तो आप अगर ये समझें कि मैं करना तो चाह रहा हूँ हेल्प, लेकिन ये जो बात कर रहा है कर रही है ना, ये बात नहीं ठीक, और आप कहें नहीं ऐसा नहीं है, तुम गलत सोच रही हो, ऐसा होता नहीं है। तो ये वाले जुमले होते हैं जिसमें आप कहते हैं कि नहीं ये सोच गलत है, नहीं इसको निकालो जहन से, तो इससे क्या फ़ायदा होता है या नुकसान होता है? ये कहना उस इंसान को जो डिप्रेस्ड है कि सोच निकालें, अगर ऐसा होता तो फिर क्या ही बात थी। ये डिप्रेशन जो है एक बीमारी कहते हैं हम इसे, ठीक है, एक मेंटल इलनेस कहते हैं। ज़्यादातर वो इंसान को आप कहना कि सोचो में प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है, तो वो सब सुनेगा भी नहीं, ठीक है। उसको तो पता है कि मेरे साथ है मसला, तो आप कौन है बोलने वाले। लेकिन वो कहते हैं कि आप उस वक्त तक शायद किसी की कंडीशन नहीं समझ पाते जब तक आप उसकी जगह पे ना खड़े हो, जब तक आप आप उस वक्त नहीं समझेंगे जब तक आपको पता ना हो कि वो किस चीज से गुजर रहा है। एग्जैक्टली, और बात करना बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। आप साथ मौजूद शाहताज और इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रही थी। तो कुछ जिम्मेदारी तो हमारी है कि हमारे आसपास जो लोग हैं, हमारे बड़े प्यारे लोग हैं, अगर आपको जरा सा महसूस हो कि उस मुस्कुराहट के पीछे कोई टेंशन है, जस्ट टॉक टू देम, पूछ लें, या अगर नहीं पूछना चाह रहे और हो सकता है कुछ पर्सनल मामला महक, तो आप उन्हें जस्ट डिस्ट्रैक्ट करें, जस्ट टेक देम आउट फॉर अ मूवी और समथिंग, शॉपिंग या वॉक पे ले जाएं, तो उससे उनका जो माइंड है वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, दिल फील हैप्पी। दुआएं मिलेंगी जनाब आपको, और दुआएं मिलेंगी हमें कि हम इतनी अच्छी बातें आपसे कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर तो अलार्म बज गया है, अलार्म क्या है कि सुसाइड थॉट का आना, तो फिर आप यकीन करें कि हम प्रोफेशनल नहीं हैं, तो फिर आपने किसी प्रोफेशनल के पास लाजमी एक बड़े प्यारे तरीके से तो जनाब बात करना और बात के जरिए लोगों को मोटिवेट करना कि आप ऐसा कदम ना उठाएं बेहद ज़रूरी होता है। आगे बढ़ते हैं, आप ज़रा मुनफरिद शौक की बात करें। एक और बड़ा डिफरेंट सा कदम उठाया गया है। किताबें पढ़ने का शौक है। देखिए मैंने तो यहाँ पे भी किताबें रखी हैं इस तरफ, आप पढ़ते नहीं है, लेकिन मैं आपको सच बताती हूँ पढ़ते नहीं है किताबें। हाँ, ये वाली नहीं पढ़ता ना, घर वाली पढ़ते हैं। आप गिफ्ट करती हैं वो पढ़ता हूँ। मैंने कभी कोई किताब गिफ्ट, आप गिफ्ट कर दें इंशाल्लाह। अचानक बात गिफ्ट की हो रही है जनाब, तो बड़े मजे की खबर हमारे पास ये है कि किताबों से मोहब्बत और मुताले का शौक ऐसा कि मर्दान में एक बड़ी ही अनोखी शादी हुई है, जिसमें दुल्हन ने हक महर में 1 लाख रुपए की किताबों का मुतालबा किया है। जी हाँ, इस मुनफरिद शादी पर देखिए शहाब अकबर की रिपोर्ट। मर्दान का दुल्हा 4 सद्दा की दुल्हन ले आया।
इस अनोखी शादी में दुल्हन ने गाड़ी, बंगला और ना ही जेवर मांगा, बल्कि हक महर में 1 लाख रुपए की किताबों की डिमांड की। PhD स्कॉलर नाइला शुमाल कहती हैं वो राइटर हैं। किताबों से मोहब्बत और मुताल्ले के शौक के बाइस हक महर में किताबें मांगी। सोना जो है, ये पैसा जो है, ये हर औरत मांगती है, लेकिन एक राइटर होने की हैसियत से मैंने किताबें इसलिए मांगी है कि अगर हम किताबों की कदर नहीं करेंगे तो हम आम लोगों से उसकी कदर की तवक्को कैसे कर सकते हैं। नाइला के शौहर डॉक्टर सज्जाद ने पश्तो में PhD मुकम्मल की है, जबकि नाइला शुमाल इस वक्त PhD कर रही हैं। पसंद की शादी करने वाले जोड़े ने हक महर में किताबों को फौकियत देकर साबित कर दिया कि किताब सोना, जायदाद और महंगे कपड़ों से बेहतर है। शहाब अकबर, समा, मर्दान। तो जनाब नाइला ने ये कदम उठाया और शुक्र है कि मेरे को एंकर शुएब का शौक दोबारा से अल्लाह करे इनको भी ऐसा शौक हो और हम सबको ऐसा शौक हो। इंशाल्लाह मैं किताब पढ़ने लगा हूं। आज के प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा से मुलाकात होगी, बहुत सारी बातें करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। पढ़नी है आपको? हाँ, मैं पढ़ लेती हूँ।